Good morning dear class. Today we are starting our new chapter 10th. आपके 10th वाला टॉपिक, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं 10th वाला टॉपिक आपको करवाऊंगी, तो अगर 10th वाला टॉपिक आप अच्छे से ध्यान से पढ़िए इसको, तो सेंटेंसेस आप खुद मेकिंग करके और पैराग्राफ, स्टोरीज, आंसर्स और इजी लैंग्वेज में आप खुद कन्वर्ट करके खुद बनाकर लिख सकते हैं। तो इस टॉपिक को हम ध्यान से पढ़ेंगे ना। टेंस 3 टाइप्स के होते हैं, प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा है। टेंस 3 होते हैं ना, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो एक हम टेंस का चार्ट बना लेते हैं यहाँ पर। पहले बेसिकली कितने टाइप्स के टेंस होते हैं तो आप वो देख लीजिए सब। टेंस इनके 3 टाइप्स में, प्रेजेंट टेंस जैसा कि इसके नाम से ही शो हो रहा है, प्रेजेंट टेंस में वो सारे सेंटेंसेस हम लिखते हैं जो वर्तमान काल में है ना, प्रेजेंट में अभी हमारे साथ जो कुछ हो रहा है, अभी जो हम कुछ कर रहे हैं, तो वो जो सारे सेंटेंसेस अगर हम लिखें या बोलें तो हम प्रेजेंट टेंस में बोलेंगे या लिखेंगे, ठीक है। और पास्ट टेंस यानी कि जो हमारे साथ हो चुका है ना, पास्ट इंसिडेंट जो होते हैं उनको हम पास्ट टेंस में लिखते हैं। जो हमारे साथ बीत चुका है तो उसको हम पास्ट टेंस में लिखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फ्यूचर टेंस यानी कि जो आगे होने वाला है उसको हम फ्यूचर टेंस में लिखते हैं, ठीक है। जो भी हम वर्ड सेंटेंसेस बोलते हैं या लिखते हैं वो 3 फॉर्म्स में बोलते हैं, या तो प्रेजेंट का होगा, पास्ट का होगा या फ्यूचर का होगा। तो हम उनको 3 कैटेगरी में टेंस को डिवाइड करते हैं। अब इन 3 के भी 4 पार्ट्स और होते हैं, देखते हैं हम। प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस, देखो प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये इसके 4 पार्ट हो गए। अब देखो इसी तरह से पास्ट के भी 4 टाइप्स होते हैं। पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये इसी की तरह से होंगे सारे इसके पार्ट जो हो रहे हैं ना, सेम थिंग है। पास्ट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस। उसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी तरह से फ्यूचर टेंस के पार्ट देख लेते हैं हम। फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, सॉरी, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो 3 टाइप्स के टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इनके 4 टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये जो टेबल है, एक बार आप टेंस वाला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं नोटबुक में और एक बार ये चार्ट बनाएं। ओवरऑल एक चार्ट हम और बनाएंगे जो सारा हमारा इसके जो फॉर्मूलाज होंगे सेंटेंसेस बनाने के उस पर होगा। पर अभी फ़िलहाल के लिए आप एक बार स्टार्ट करने से पहले, लेसन के पहले ये लिखें, उसके बाद हम एक एक करके सारे टेंस रूल बाय रूल अच्छे से पढ़ेंगे। तो
हमारा फर्स्ट टेंस हम आज पढ़ते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस हिंदी में हम इसको कैसे पहचानेंगे? इन सेंटेंसेस के लास्ट में ता है, ती है या ते है होता है ना। लास्ट में कैसे फिनिश होते हैं ये सेंटेंसेस? ता है, ती है, ते है। किस तरह से? जैसे एग्जांपल बोल के देख लेते हैं हम। मैं गाता हूँ, वह खाना बनाती है, बच्चे खेलते हैं। तो इस तरह से ये इससे ऐसे ख़त्म होते हैं। और इसको पहचानने के लिए और हम देखते हैं किस टाइप के सेंटेंसेस सब प्रेजेंट सिंपल में बनाते हैं। अगर कोई रूटीन होती है ना, कोई रूटीन होती है या फिर डेली जो हम कोई काम करते हैं या फिर अक्सर जो हम कोई काम करते हैं या फिर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है कि जैसे वो चीज़ जो हम चेंज नहीं कर सकते ना, जो नेचुरल चीज़ें हैं, जैसे सन पूर्व ईस्ट डायरेक्शन से निकलता है और ढलता कहाँ पर है? वेस्ट डायरेक्शन में। रिवर्स हमेशा माउंटेन्स से ग्राउंड की ओर फ्लो करती है और हवा बहती है। हमारी अर्थ सन को राउंड करती है। इस टाइप की जो चीज़ें, जो नेचुरल चीज़ें हैं ना, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये, इनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, वो हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखते हैं। वो जो सारे सेंटेंस, डेली रूटीन है, अक्सर जो हम करते हैं वो, और जो हमारी आदतें हैं ना, इसमें हैबिट्स जो होती है हमारी वो। तो इस टाइप के जो सारे सेंटेंसेस होते हैं वो हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम फॉर्मूला देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस का। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सिंपल सेंटेंसेस अगर इसके हम बनाएंगे, हम सारे सेंटेंसेस सीखेंगे प्रेजेंट सिंपल के। अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं? सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ये है हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने का फॉर्मूला। क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? जो सेंटेंस में एक्शन करने वाला होता है ना, एक्शन मतलब कोई भी काम जो कर रहा है वो सब्जेक्ट होता है। वर्ब यानी कि क्रिया है ना, जो काम हो रहा है, जैसे जंप, कुक, ईट, ड्रिंक, जो होने वाला जो काम है वो सारा वर्ब होता है। और इसके साथ हम एस और ईएस ऐड करते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट ऐड करते हैं। तो ये हमारा सेंटेंस बन जाता है। अब कहाँ पर हम एस ईएस लगाएंगे, कहाँ पर एस ईएस नहीं लगाएंगे, ये हम देखते हैं। ही, शी, इट, या फिर कोई नेम हो या फिर वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो। सिंगुलर का मतलब क्या होता है? वो नंबर में एक हो। तो उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाएंगे, है ना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाएंगे। पर अगर इसी की जगह पर आई, वी, यू, दे या फिर कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो, जैसे चिल्ड्रन, स्टूडेंट्स, है ना, एक से ज़्यादा, अगर कोई प्लूरल हो तो उसके साथ हम डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। उसके साथ एस या ईएस हमको यूज़ नहीं करना है। सिर्फ ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ईएस या एस लगेगा। और आई, वी, यू, दे और प्लूरल्स के साथ डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी। मैं इसके एग्जांपल्स आपको बता देती हूँ तो आपको ये अच्छे तरीके से समझ में। फर्स्ट एग्जांपल देखो, मैं सारे एग्जांपल बता देती हूँ आपको, एस ईएस वाले भी और सिंपली भी। जैसे आई, वी, यू, दे के साथ कुछ नहीं लगता है तो सीधा आई राइट अ लेटर, आई राइट अ लेटर। देखो डायरेक्टली इसके साथ हमने फॉर्म लगा दी, सब्जेक्ट लगा दिया, सब्जेक्ट के साथ वर्ब लगा दी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी, कुछ भी चेंज नहीं करना है, और लेटर। जैसे चिल्ड्रन, ये प्लूरल हो गया ना, तो हमको डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। चिल्ड्रन प्ले,
इन द गार्डन। अब SES वाला भी बता देती हूँ। ही प्लेज इन प्लेग्राउंड। एक और देख लेते हैं। रमा ईट्स अ एप्पल। सो इजी है। IVU दे प्लूरल के साथ हमने डायरेक्ट सब्जेक्ट के साथ डायरेक्ट वर्ब लगाई है, इसमें कोई भी चेंज हमने नहीं किया है। और ही शी इट या कोई नेम हो या सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो आपको डायरेक्ट वर्ब के साथ SEIS यूज़ करना है। ठीक है, तो ये आपके हम और इसकी प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से और इसके नेगेटिव सेंटेंसेस भी देखेंगे और सारे ये टेंस कंप्लीट होने के बाद में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। फिलहाल के लिए आप अफर्मेटिव सेंटेंस के नोटबुक के अंदर अपनी इच्छा से कोई से भी 5 सेंटेंसेस बना के और अपनी नोटबुक में करेंगे। थैंक यू। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था अविकारित शब्द जो किसी भी लिंग वचनकाल से प्रभावित नहीं होते, परिवर्तित नहीं होते। उनमें हमने 2 पार्ट पढ़ चुके हैं, क्रिया विशेषण अव्यय और संबंधबोधक अव्यय। आज हम इसका 3rd पार्ट पढ़ रहे हैं जिससे पढ़ेंगे समुच्चयबोधक अव्यय। संबंध दर्शाते आप क्या है समुच्चयबोधक अव्यय। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि यहाँ क्या लिखा हुआ है समुच्चय। यहाँ क्या होता है समूह होगा, एक से अधिक ही होंगे, चाहे वो 2 शब्द आपस में जुड़े, 2 वाक्य आपस में जुड़े या 2 पदबंध आपस में जुड़े या 2 छोटे वाक्य आपस में जुड़े, तो वहाँ समुच्चयबोधक अव्यय होता है। इसकी परिभाषा आप अपने नोटबुक में नोट कर लो। वे अविकारित शब्द संबंधबोधक में क्या था, संज्ञा सर्वनाम का अन्य संज्ञा सर्वनाम से या अन्य शब्दों से संबंध बताने वाले शब्द संबंधबोधक कहलाते थे। लेकिन समुच्चयबोधक में क्या है कि 2 शब्द है, 2 वाक्य है, 2 उपवाक्य है, कोई से भी है, जहाँ 2 को आपस में जोड़ने के लिए जिन अव्यय शब्दों का प्रयोग किया जाता है हम क्या कहते हैं समुच्चयबोधक अव्यय कहते हैं। अब समुच्चयबोधक अव्यय जो है वो पहले उदाहरण देखते हैं, एक उदाहरण देख लेते हैं। चलो प्रयोग भी देख लेते हैं। ये मुख्य रूप से 2 प्रकार के, कितने प्रकार के 2। एक होता है समानार्थीकरण, समानार्थीकरण समुच्चयबोधक अव्यय, और दूसरा होता है व्यतिकरण समुच्चयबोधक। अब समानार्थीकरण यानी जहां पर 2 समान शब्द हो, 2 समान वाक्य हो या 2 समान उपवाक्य हो, इनको आपस में जोड़ने का जहां काम होता है या जो अव्यय शब्द काम लेते हैं कौन से होते हैं समानाधिकरण। नाम से पता चला है समानाधिकरण। और व्यतिकरण जहां पर 2 शब्द क्या हो समान नहीं हो, वाक्य समान नहीं हो, उपवाक्य भी समान नहीं है, वहां जहां वे शब्द जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं व्यतिकरण समुच्चयबोधक
तीनों ही, केला संतरा चीकू, तीनों ही क्या है, फल है, एक समान है, फल की कैटेगरी में आते हैं और किन शब्द से जुड़े हुए हैं वो। तो यहाँ पर कौन सा वाक्य हो जाएगा, समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय। समझ में आया। अब व्यतिकरण समुच्चयबोधक अव्यय भी होते हैं, जैसे ये आप यहाँ देखना कि ये समान, परंतु, किंतु ये शब्द भी इसमें जुड़ते हैं। अब व्यतिकरण समुच्चयबोधक अव्यय में क्या होगा, एक कारण होगा और दूसरा वाक्य उसी पर ही आश्रित होगा। यानी अगर हम उस एक वाक्य को हटा दें तो दूसरे वाक्य का कोई अर्थ नहीं रहता है, वो उसी पर डिपेंड होता है। जैसे मैं कहूँ कि आज हम पढ़ाई करेंगे तो क्या होगा, अच्छा परिणाम आएगा। तो जहाँ ये पढ़ाई करेंगे तो अच्छा परिणाम आएगा, तो दोनों वाक्यों में तो जो शब्द जुड़ा हुआ है वो क्या है, व्यतिकरण समुच्चयबोधक। अगर मैं अच्छा परिणाम आएगा, ऐसे कैसे आ सकता है, पहले वाक्य में हटा दूं, अच्छा परिणाम आएगा। तो अगर पहला वाक्य हटा दे तो दूसरे वाक्य का कोई सेंस नहीं निकल रहा, समझ में नहीं आ रहा है कि अच्छा परिणाम आएगा कैसे। तो पहला वाक्य और दूसरा वाक्य आपस में एक दूसरे के आश्रित होते हैं और व्यतिकरण समानाधिकरण बोधक होता है। जैसे मरीज इतना कमजोर है, मरीज इतना कमजोर है कि चल बसा। अब यहाँ पर मरीज इतना कमजोर है कि चल बसा, ये बुराई करते हैं, चल बसा, ये दूसरा वाक्य। अगर मैं पहला वाक्य हटा दूं तो दूसरा लिखूं चल बसा, तो हमारे माइंड में रहेगा कि कौन चल बसा, कौन चल बसा, क्यों चल बसा, इस तरीके के प्रश्न आएंगे। यहाँ पर ये की शब्द किसको जोड़ रहा है, पहला वाक्य जो है वो दूसरा वाक्य जो है वो पहले वाक्य पर ही आश्रित है, उसी के ऊपर टिका हुआ है, बाकी उसका कोई अर्थ नहीं होता है, इसलिए कौन सा है, व्यतिकरण समुच्चयबोधक अव्यय। इसी तरीके से हमें कुछ करते रहना है ताकि आगे बढ़ सके, हमें कुछ अच्छा करते रहना है ताकि हम आगे बढ़ सके। तो ये उदाहरण मैंने जो अभी दिए इससे आपको इतना समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से शब्द जो है वो समुच्चयबोधक अव्यय वाले हैं। अब इनमें मैं आपको शब्द जो है वो लिखा देती हूँ, आप अपनी नोटबुक में जरूर लिख लें। समुच्चयबोधक अव्यय यानी समानाधिकरण अव्यय में कौन से शब्द होते हैं, और से जुड़ेंगे, तथा से जुड़ेंगे, एक से जुड़ेंगे एवं पर से जुड़ेंगे, परंतु से जुड़ेंगे, या से जुड़ेंगे, अन्यथा से जुड़ेंगे, तथा से जुड़ेंगे, अतः से जुड़ेंगे, फलतः से जुड़ेंगे, किंतु, परंतु, मगर, इनसे जुड़ेंगे। समझ में आ गया। और व्यतिकरण समुच्चयबोधक अव्यय जो है वो इससे जुड़ेंगे क्योंकि, इसलिए, तथापि, ताकि, इन शब्दों से जो शब्द जुड़े हुए होते हैं व्यतिकरण समुच्चयबोधक अव्यय कहलाते हैं। अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। जो अव्यय शब्द और, तथा, एवं, परंतु, किंतु, अन्यथा, तथा, किंतु, परंतु, क्योंकि, इसलिए, तथापि आदि इन अव्यय शब्दों से जुड़े हुए रहते हैं और क्या होते हैं, दो शब्दों को जोड़े, दो वाक्य को जोड़े, दो वाक्य को जोड़े हुए कौन से कहलाते हैं, समुच्चयबोधक अव्यय कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, समानाधिकरण, व्यतिकरण, जहाँ पर समान शब्द को जोड़े या उपवाक्य को जोड़े वहाँ समानाधिकरण, और जहाँ क्या होता है एक वाक्य दूसरे पर आश्रित होता है वहाँ व्यतिकरण समुच्चयबोधक अव्यय होता है। थैंक यू सो मच।
हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, वेलकम इन क्लास। लास्ट वीडियो में मैंने आपको 10th पार्ट में कुछ सम्स करवाए थे, जिसमें सब मतलब 2 एडिशन स्टेप्स दे रखा, मतलब कुछ भी सब्ट्रैक्ट करके उसमें से ऐड करना था, ऐड करके माइनस करना था, इस टाइप के क्वेश्चंस करवाए थे मैंने। और ठीक है, अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 6, ये आज हमारा लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, 4th चैप्टर का। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लेसन कंटिन्यू, फिर नेक्स्ट न्यू चैप्टर हमारा नेक्स्ट ही पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट आप देखो 6 क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स। जैसे इसमें आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स है, तो इसमें आपको जैसे फर्स्ट ए वाला क्वेश्चन है तो आपको चेक करना है। जैसे मैंने आपको पूरे एक्सरसाइज में बता दिया कि प्लस माइनस माइनस, तो बस वही चीज़ आपको देख के इसको बताना है। ठीक है, अब जैसे आपके इसमें 6 में ए वाला क्वेश्चन देखो, -5 -2। ठीक है, -5 -2, यहाँ पे ये दे रखा है ग्रेटर देन -8। इसका मीन्स ये कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, मतलब पहले हमें चेक करना होगा सॉल्व करके कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। ठीक है, तो हमें पहले चेक करना है यहाँ पर सॉल्व करके कि इसकी जो वैल्यू यहाँ पर ये दे रखा है, इसका मीन ग्रेटर हुआ, ये इसकी वैल्यू ग्रेटर है, तब ये चेक करनी है। ठीक है, करो चेक। अब यहाँ पर देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो 5 और 2 कितना हो गया 7, कितना हो गया 7। अब यहाँ पर साइन कौन सा आएगा माइनस का, बिकॉज 5 के आगे कौन सा साइन है 5 माइनस का, हमने प्लस जरूर किया है, साइन तो माइनस का ही आएगा, तो -7 आ गया। अब ये तो एज इट इज रहेगा, और -8। अब यहाँ पर देखो -7 और -8 कौन सा ग्रेटर है, मैंने आपको बताया था जितने नेगेटिव ग्रेटर होंगे, जितने नेगेटिव ग्रेटर मतलब नंबर में होंगे वो उतने ही स्मॉलेस्ट होते थे। यहाँ पर -8 डिजिट में ग्रेटर है, नंबर में ग्रेटर है, बट माइनस है, तो इसका मतलब ये स्मॉलेस्ट हो, ये इससे ऑब्वियस ग्रेटर ही हुआ, ये वाला तो ग्रेटर ही हुआ, तो ये स्टेटमेंट आपके क्या हो गया ट्रू। क्या हो गया, ये स्टेटमेंट आपके ट्रू है। क्लियर, तो इस टाइप से बी वाला आप ट्राई करोगे। चलो बी वाला मैं आपको बता दें, सी वाला आप करना है। ठीक है, अब बी में देखो, बी में है -7 -3, -7 और -3 इक्वल। अब यहाँ पर इक्वल का साइन आ गया, और यहाँ पर आ गया -3, और यहाँ पर ब्रैकेट में -7 और बीच में माइनस का साइन है। ठीक है, इसको भी सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर सॉल्व करके देखो, माइनस माइनस विल बी प्लस, 7 और 3 कितना हो गया 10 हो गया, और यहाँ पर साइन कौन सा यूज़ होगा माइनस का। क्लियर, अब इक्वल, इसका मीन्स ये कि ये दोनों स्टेटमेंट इक्वल है, इन दोनों की वैल्यू इक्वल आएगी। अब देखना है, चेक करना है, प्रूफ करना है। तो यहाँ पर देखो -3, अब इसके आगे कोई साइन नहीं है, तो ये तो एज इट इज ही रहेगा। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करने से पहले इसके आगे साइन है, तो माइनस माइनस विल बी प्लस, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ पर ये -10 तो सॉल्यूशन वाला था, तो एज इट इज आएगा। अब इसको सॉल्व करना है, माइनस प्लस माइनस, जब तो फाइनल आंसर नहीं आए तब तो आपको प्लस माइनस माइनस प्लस ये सब करने ही है। ठीक है, तो माइनस प्लस क्या हो गया माइनस हो गया। ठीक है, अब 7 में से 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 4 आएगा। अब साइन कौन सा आएगा प्लस का, बिकॉज 7 के आगे प्लस का साइन है, तो यहाँ पर 4 आ गया। ठीक है, अब चेक करो, यहाँ पर तो -10 आ रहा है, यहाँ पर 4 आ रहा है, तो ये इक्वल कहाँ से हुआ, स्टेटमेंट नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये आंसर क्या, ये आपके स्टेटमेंट क्या हो गया फॉल्स। क्या हो गया फॉल्स। तो इस टाइप से आपको इसको, अब सी वाला आप ट्राई करना, जैसे -14 दे रखा है, इसको तो सॉल्यूशन करना ही नहीं, और जो राइट हैंड साइड है उसको सॉल्व करके देखना। ठीक है, अब 7 क्वेश्चन देखो, The sum of the two integers is -173 if one of them -18, what is the other? इसमें ये बताना है कि the sum of the two integers, मतलब किसी भी 2 इंटीजर का सम आपको दे रखा है -173। जैसे कोई भी क्वेश्चन होता है, जैसे एक आपको नॉर्मल सिंपल तरीके से बताती हूँ, जैसे कोई एडिशन, जैसे हमने द सम, मतलब सम मीन्स ऐड, मैं कोई भी 2 नंबर ले लिया, जैसे आपने ले लिया 5 और 3। ठीक है, इन दोनों का सम आपको करना है, इन दोनों का आपको सम क्या करना है, इन दोनों का सम करना है, इन दोनों का सम। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में इस टाइप से दे रखा है कि द सम ऑफ द 2 इंटीजर, जैसे दोनों इंटीजर है, इन दोनों का सम किया, इन दोनों का सम आपको ऑलरेडी कितना दे रखा है, यहाँ पर 8 दे रखा है। अगर 5 और 3 8 होते हैं, तो यहाँ पर ये दे रखा है कि द सम ऑफ द 2 इंटीजर 8।
क्लियर। अब यहाँ पे ये दे रखा है कि वन ऑफ द डे, मतलब वन इंटीजर आपको इसमें और दे रखा है, सम तो दे रखा है, उसमें एक इंटीजर आपको ऑलरेडी दे रखा है कि 5 एक इंटीजर है, 5 आपको एक इंटीजर है। अब ये बताना है कि सेकंड इंटीजर क्या है, मतलब ये वैल्यू, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पर 3 हमें पता है कि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है। अब यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी है कि यहाँ पर क्या वैल्यू है। अब क्वेश्चन में तो यहाँ पर 8 है, अब यहाँ पर तो सम कितना दे रखा है, -173 दे रखा है, 173 दे रखा है, तो इसके लिए तो अलग वैल्यू होगी। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, जैसे सम तो दे रखा है -73, ठीक है, और वन इंटीजर आपको यहाँ पर दे रखा है -18 दे रखा है। कितना दे रखा है, -18, और आपको अदर फाइंड करना है कि इस -18 को किससे सम किया कि -173 आ गया। समझ में आ गया। तो ये हमें देखना कैसे होगा ये वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अब इस टाइप के आपके क्वेश्चन आते रहेंगे, क्योंकि जैसे आप लीनियर, अब जैसे आपके इसमें एलजेब्रिक का पार्ट है, उसमें आपके लीनियर इक्वेशन आएगा, तो उसमें आपको ऐसे बाईटीपी वाली प्रोसेस करके करना ही है, ठीक है। ये अभी आपके न्यू है तो इसको टाइम लगेगा सीखने में। तो देखना, द सम ऑफ द टू इंटीजर, ये सबसे फर्स्ट आपको लिखना है, जैसे आप लैंग्वेज लिखते हो ना, वर्ड प्रॉब्लम लिखते हो, तो वैसे ही है। सम ऑफ टू इंटीजर, सम ऑफ टू इंटीजर इक्वल्स टू, मतलब इन दोनों का सम दे रखा है -173 दे रखा है। कितना दे रखा है, -173। अब इसमें दे रखा है इफ़ वन ऑफ द डे, इफ़ वन ऑफ डे। अब यहाँ पर वन ऑफ डे मतलब वन इंटीजर आपको यहाँ पर दे रखा है -18। कितना दे रखा है, -18। -18 दे रखा है। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, सेकंड इंटीजर फाइंड करना है, तो अदर इंटीजर, अब यहाँ पर क्या करोगे, जैसे अदर इंटीजर हमने ले लिया x, यहाँ पर जैसे ये ध्यान रखना, जैसे आप लीनियर इक्वेशन पढ़ोगे तो उसमें जैसे हमें कोई भी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, कोई भी वैल्यू फाइंड करेंगे तो उसमें जैसे हमें कोई वैल्यू फाइंड करनी है तो वहाँ पर हमें एक एज्यूम करना होता है, जैसे हमें एक वैल्यू हमें एक बार रखनी पड़ती है, तो उसके लिए हम x यूज़ करेंगे, x वेरिएबल क्या यूज़ करेंगे, x। तो यहाँ पर भी जैसे हमें क्या करना है, एक x वेरिएबल यूज़ करना है, तो अदर इंटीजर यहाँ तो क्वेश्चन मार्क कर दो। अब जैसे मैं इक्वेशन फॉर्म करती हूँ, देखना इक्वेशन फॉर्म कर दूँ, यहाँ पर जैसे फर्स्ट इंटीजर क्या हमारे, जैसे x, ठीक है, एक x ले लिया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, या फिर पहले -18 ले लो, कुछ भी कर सकते हो आप, -18 पहले ले लो और या फिर प्लस ले लो। देखो जैसे फर्स्ट हमारा इंटीजर क्या हो गया, -18, सेकेंड इंटीजर हमारा क्या हो गया, +x, बिकॉज इन दोनों के बीच में प्लस का साइन क्यों लगाया, क्योंकि इन दोनों का एडिशन ही -173 हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, -18 फर्स्ट इंटीजर +x, और यहाँ पर इन दोनों का सम कितना दे रखा है, -173 दे रखा है। कितना दे रखा है, -173। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें देखना, जैसे हमें x, मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पर हमें एक बार x एज्यूम करना होगा, तो यहाँ पर मैंने x ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसी वैल्यू, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। तो यहाँ पर वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर एक लीनियर इक्वेशन में आपके, जब मैं आगे आपको पढ़ाऊँगी लीनियर इक्वेशन, तो उसमें सब बताऊँगी कि कैसे ट्रांसपोजिंग मेथड करते हैं। तो यहाँ पर अभी आप नॉर्मल तरीके से सीख लो। जैसे यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जैसे एक x का है, एक x का टर्म है और एक ये न्यूमेरिकल वैल्यू, तो ये दोनों ऐड नहीं हो सकते, मतलब ये दोनों सॉल्यूशन नहीं हो सकते। जैसे यहाँ पर 18 + x, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। अगर बाई चांस यहाँ पर x होता तो ये दोनों सॉल्यूशन हो जाते। तो हम क्या करेंगे, इस डिजिट को इसके पास, मतलब राइट हैंड साइड मिलानी इस डिजिट वैल्यू की, ये भी वैल्यू है और ये भी सिंपल वैल्यू है, तो इन दोनों का तो एडिशन हो सकता है, इन दोनों का तो कैलकुलेशन हो सकता है, प्लस माइनस जो भी करना है वो हम करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस 18 को, इस -18 को यहाँ हमें ट्रांसफ़र करना, मतलब शिफ्ट करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x को तो यही रहने देना है, इसको तो कुछ लाना ही नहीं है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस -18 को इसके पीछे लाना है, तो ये तो इसके आगे इसकी प्लेस पे रहेगा, इसकी प्लेस पे रहेगा। अब इस -18 को जैसे मैं यहाँ लाऊंगी, तो इसमें ये चीज़ ध्यान रखना कि जैसे हम इस इक्वल के
इस साइड मतलब राइट में इस इक्वल, ये जो 18 है वो इस इक्वल के इस साइड है मतलब लेफ्ट में, और हमें क्या करना है, इस 18 को इसके राइट साइड में लाना है, इस इक्वल के उस साइड लाना है। तो अब क्या चेंज हो रही है, बिल्कुल ही साइड चेंज हो रही है, तो साइड चेंज हो रही है तो इसका मतलब ये ध्यान रखना कि इसमें जो भी डिजिट अगर हम लेफ़्ट टू राइट में या राइट टू लेफ़्ट में अगर ट्रांसफ़र करते हैं, मतलब एक प्रोसेसिंग होती है इसमें बाय ट्रांसपोजिंग मेथड, बाय टीपी, ठीक है। तो इसमें अगर आपको कोई भी डिजिट अगर आप बाय टीपी करते हो रिक्वायरमेंट एज ए रिक्वायरमेंट, तो यहाँ पर हमें क्या करना, उसके आगे जो भी साइन होगा, उसके आगे जो भी मतलब इस टाइप से, ऐसे नहीं, इसके आगे जो भी साइन होगा वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अगर प्लस है तो वहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो वहाँ पर प्लस हो जाएगा। अगर मल्टीप्लाई का साइन में दे रखा हो तो डिवाइड हो जाएगा, अगर डिवाइड में दे रखा हो तो वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। क्लियर। तो ये सब मैं चीज़ें आपको लीनियर में पढ़ाऊंगी। तो यहाँ पर अभी अब सिंपल वे में देख लो, जैसे -18 है तो यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा, वो +18 हो जाएगा, ठीक है। अब +18 हो जाएगा, अब हमारे वही सॉल्यूशन हो जाएगा। अब ये दोनों सिंपल वैल्यू है तो इन दोनों का कोई x नहीं कोई y नहीं है, तो यहाँ पर ये दोनों कैलकुलेशन सिंपल हो जाएंगे आपके, ठीक है। ये इक्वल का साइन रहेगा क्योंकि यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड वाली साइड है और ये राइट हैंड वाली साइड है। हमें x की वैल्यू चाहिए क्योंकि हमें यहाँ पर x हमने यहाँ पर एज्यूम किया था, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, मतलब यहाँ पर x मतलब यहाँ पर अदर इंटीजर। क्लियर। अब -173 और +18 माइनस प्लस माइनस, अब 173 में आपको 18 माइनस करना है, यहाँ पर माइनस वाली स्टेप तो लिखनी नहीं है, डायरेक्ट माइनस कर दो। अब ये हो जाएंगे 13 में से 8 माइनस करेंगे तो 5, यहाँ हो गए आपके 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5, और यहाँ पर 1 एज इट इज़ आ जाएगा। और साइन कौन सा आ जाएगा, साइन कौन सा माइनस का आएगा, बिकॉज 173 के आगे कौन सा साइन है, माइनस का, तो -155। इसका मीन्स आपके अदर इंटीजर की जो वैल्यू थी, मतलब -18 के साथ एक इंटीजर कौन सा था, -155, फिर इन दोनों को ऐड करके मतलब क्या है आंसर, -173। वो आप सॉल्व कर सकते हो। तो x, अब यहाँ पर x है तो यहाँ पर आप नीचे लाइन लिख देना, मेरे यहाँ इस पर नहीं तो यहाँ पर नीचे लाइन लिख देना, सो अदर इंटीजर इक्वल्स टू -155। क्लियर। तो ये आपके हो गया कंप्लीट। अब जैसे क्वेश्चन नंबर आपके नेक्स्ट देखना 8। अब 8 वाला क्वेश्चन ध्यान से देखना। ऑन अ सर्टेन डे एट द सर्टेन प्लेस, मतलब एक किसी डे में किसी जगह पर, मतलब किसी प्लेस पर एक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया। जैसे टेम्परेचर होता है ना, जैसे अभी जैसे विंटर का सीज़न चल रहा है तो विंटर में आपके टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से टेम्परेचर रिकॉर्ड किया है 8 नून, मतलब दिन का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया, और मिड नाइट, जैसे नून में क्या होती है, गर्मी होती है, और मिड नाइट में क्या होती है, थोड़ा ठंड का मौसम हो जाता है। तो वैसे ही रिकॉर्ड किया है, तो नून का रिकॉर्ड किया है 15 डिग्री अबव ज़ीरो। अब मैंने बताया कि 15 डिग्री सेल्सियस, मतलब जो भी टेम्परेचर होता है वो सेल्सियस में मेज़र करते हैं। आप ये साइंस में पढ़ना, साइंस में पढ़ोगे डिग्री सेल्सियस, ये फ़ारेनहाइट, ये सब जितने भी है, ठीक है, फ़ारेनहाइट ये। तो अब यहाँ पर ये दे रखा है 15 डिग्री सेल्सियस अबव ज़ीरो, जैसे एक नंबर लाइन होती है उसमें 0 से अबव, इसका मीन्स सब पॉजिटिव। 15 अबव ज़ीरो दे रखा है, मतलब 0 से राइट हैंड साइड में जाएगा, तो 15 डिग्री, इसका मीन्स 15 डिग्री किसके हो गए, प्लस के हो गए। क्लियर। और 2 डिग्री बिलो ज़ीरो, अब 2 डिग्री बिलो ज़ीरो, इसका मतलब मिड नाइट में कितना हुआ टेम्परेचर, कितना रिकॉर्ड किया गया, मतलब 0 से बिलो हो गया, मतलब -2, ठीक है। अब बाय हाउ मेनी डिग्री सी डिड द टेम्परेचर फॉल द नाइट, मतलब ये बताना है कि कितने डिग्री टेम्परेचर फॉल हुआ, मतलब गिरा, प्लस से माइनस में आ गया, तो ऑब्वियस ये क्या हो गया, टेम्परेचर फॉलिंग हुआ, क्योंकि पहले गर्मी थी, अब धीरे धीरे क्या हो गया, वो धीरे धीरे मौसम क्या हो गया, ठंडा होने लग गया वेदर। तो इस टाइप से आपको बताना है कितना टेम्परेचर फॉल हुआ, मतलब गिरा नाइट में। तो इसमें देखना, जैसे यहाँ पर टेम्परेचर दे रखा है आपके, टेम्परेचर 8 नून में कितना दे रखा था, मतलब टेम्परेचर नून
प्लस 15 डिग्री सेल्सियस। अबव ज़ीरो तो 15 प्लस के हो जाएंगे यहाँ पर। और टेम्परेचर, ये मैक्सिमम टेम्परेचर समझ लेना, ठीक है। एक टाइप से टेम्परेचर एट मिडनाइट कितना है, -2 डिग्री सेल्सियस। कितना है, -2 डिग्री सेल्सियस। तो माइनस क्या आएगा, बिलो ज़ीरो। अब यहाँ पर हाउ मेनी डिग्री टेम्परेचर फॉल। टेम्परेचर फॉल कितना हुआ है, फॉल मतलब कम हुआ है, तो इसका मीन्स यहाँ पर डिफरेंस मतलब माइनस करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर लिख देना। सो टेम्परेचर फॉल, तो क्या करेंगे, इसमें से ये माइनस कर देंगे। 15 डिग्री सेल्सियस माइनस, यहाँ ब्रैकेट में हो जाएगा 2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यहाँ माइनस का साइन गिर, फॉलिंग हो रहा है, इसमें से मतलब इसमें से ये माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 15 डिग्री माइनस, और ये माइनस का ही आएगा 15 डिग्री। अब माइनस माइनस क्या हो गया, 15 डिग्री सेल्सियस माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर 2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अभी दोनों ऐड हो जाएंगे, 15 और 2 कितना हो गया, 70 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मीन्स कितना टेम्परेचर फॉल हुआ, प्लस 70 डिग्री सेल्सियस क्या हो गया, डिग्री क्या हो गया, टेम्परेचर फॉल हो गया, ठीक है। इसको आप नंबर लाइन से भी शो करके रिप्रेजेंट करके समझ सकते हो, ठीक है। एक नंबर लाइन बना के भी, जैसे यहाँ पर प्लस के कर दो, फिर यहाँ पर माइनस के 2 डिग्री, फिर आप इसे काउंट करके भी करोगे तो भी 70 आंसर आएगा, ठीक है। तो ये आपके आज एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है पूरी, और मैंने जितने भी होमवर्क दिए हैं आपको इस एक्सरसाइज में वो आप सब कर लेना, ठीक है। अब आपके नोटबुक भी मंगवा सकते हैं हम, तो ये सब आपको सिस्टमेटिक करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे फ्रैक्शन, ठीक है। थोड़ा बहुत का आपको उसमें पता ही है कि फ्रैक्शन होता है क्या है, और भी मैं आपको रिपीटली बता दूंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में तो ये सब आप कर लेना, क्लियर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम जो लेसन पढ़ रहे थे चैप्टर 3 आपका रोटेशन एंड रिवोल्यूशन, इसमें हमने 3rd पार्ट कंप्लीट कर लिया था। 4th पार्ट देखते हैं क्या है इसके अंदर। अब जो हमने लास्ट जो पढ़ा था, हमने रिवोल्यूशंस के बारे में पढ़ा था, क्या है रिवोल्यूशंस उसके बारे में हमने देख लिया था। और लास्ट जो पॉइंट पढ़ा था लीप ईयर के बारे में पढ़ा था, क्या होता है लीप ईयर। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से हर साल जो होता है पर्टिकुलर एक डे, हर साल नहीं कह सकते, सॉरी, एवरी 4 ईयर्स में 1 डे काउंट होता है। क्या होता है, एवरी 4 ईयर्स में, हर 4 साल में 1 डे काउंट होता है, और जिस 4th ईयर में वो डे काउंट होगा उस ईयर को अपन क्या कहेंगे, लीप ईयर कहेंगे। तो मैंने आपको बताया भी था किस प्रकार से ये चेंज होता है, तो उसको एक बार और आपको देखना हो तो समझ लेते हैं उसको किस प्रकार से चेंज हुआ था। तो मैंने आपको क्या कहा था, 365 पर्टिकुलर अपन लेते हैं इसको 365 1/4 आपके लिखा हुआ था, इसी प्रकार से था आपके बुक में। या फिर हम इसको कह सकते हैं 365.25 भी बोल सकते हो आप। मेरी बात को ध्यान से कैसे अपन इसको शो कर सकते हैं, ठीक है, 365, ठीक है। या फिर आप इसको लिखो पर ईयर, 1 ईयर इज इक्वल टू 6 आवर्स। क्या करेंगे अपन, 6 आवर्स, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान सुनो। अब यहाँ पर कितना लिख रखा है, 1/4 लिख रखा है, तो आप यहाँ पर ये देख सकते हो कि क्या कर रखा है, देखो 1/4 है यहाँ पर, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू कितना होगा, 1। यानी कि एवरी ईयर 1/4 4 साल, जैसे ही चौथा साल आएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हर साल इसमें कितना ऐड हो रहा है, 1/4 दे रहा है। इसी प्रकार से आप 25 को ऐड करोगे तो 25 प्लस 25 प्लस 25 प्लस 25 तो कितना हो जाएगा, 100 इज इक्वल टू 1। और यहाँ पर 6 आवर्स दे देता है, तो आप यहाँ पर कर दो 6 × 4 इज इक्वल टू कितना होगा, 24 आवर्स। 24 आवर्स इज इक्वल टू 1 डे हो गया। यानी कि 365 प्लस ये यहाँ पर अपना 1 डे हो जाएगा, तो अपन क्या मान लेंगे, उसको लीप ईयर मान लेंगे। यानी कि
4 इयर्स के बाद जो टाइम आएगा उसको अपन क्या मेंशन करेंगे, लीप ईयर करेंगे। और ये भी बताया था मैंने, जो भी लीप ईयर आ रहा है वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए आपका। भले वो डिजिट दे रखी है, अब आपको लास्ट में एग्जाम्पल भी दे रखा है 1700, ये जो दिया है अगर आप इसको 4 से डिवाइड करते हो, आप सबको टेबल आती है, 4 4 कितना होता है 60, 7 में 6 गया 1, 10, 4 2 8, फिर यहाँ पर फिर से 2, 4 5 20, ये इस प्रकार से डिवाइड हो रहा है। और एक आपको एग्जांपल जैसे दिया था 2000 क्या है, लीप ईयर है, ठीक है, इसको आप 4 से करते हो डायरेक्ट हो रहा 4 5 20 हो गया यहाँ पर। तो जो डायरेक्ट डिविजिबल हो रहा है उसको अपन क्या करेंगे, लीप ईयर मानेंगे। ऐसे भी आप पता लगा सकते हो। और ये जो मैंने काउंटिंग बताई, ये कैसे बताई मैंने आपको कि लीप ईयर कैसे ऐड होता है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार और पढ़ लेना बुक में, अच्छे से पता चल जाएगा लीप ईयर कैसे ऐड होता है और ये कौन से मंथ में ऐड होता है, फरवरी के मंथ में ऐड होता है, ठीक है। अब जो अपने नेक्स्ट टॉपिक है सीजन, उसके बारे में पढ़ते हैं क्या होते हैं सीजन। अब जो सीजन बनते हैं मैंने आपको 2 चीज बताई, एक तो रोटेशन बताया था, एक रिवोल्यूशन बताया था। तो रोटेशन में मैंने आपको क्या बताया था, रोटेशन में क्या बनते हैं, डे नाइट बनते हैं। क्या बनते हैं, डे नाइट। जब अर्थ प्लेनेट सन के चारों ओर जो चक्कर लगाता है, जो रोटेशन उसका चलता है, जो एक दिन में जो कंप्लीट हो जाता है उसको अपन बोलते हैं रोटेशन, जिससे क्या बनते हैं, डे और नाइट बनते हैं। और जिस मूवमेंट को या फिर जिस चक्कर को पूरा करने में उसको 1 साल लग जाता है, 365 1/4 डेज जिसमें लगते हैं, उसको अपन बोलते हैं रिवोल्यूशन। और उससे क्या बनते हैं, सीजन्स बनते हैं। क्या बनते हैं, सीजन्स बनते हैं। देखते हैं आप सीजन कौन कौन से होते हैं, कैसे बनते हैं। पॉइंट ये दे रखा है आपने को सीजन, द 4 सीजन कॉमन द वर्ल्ड ओवर द समर ऑटम विंटर एंड स्प्रिंग, ठीक है। 4 सीजन अपन जो मानते हैं, अपन बेसिकली क्या मानते हैं, समर विंटर और रेनी। और यहाँ पर 4 टाइप से डिवाइड कर रखा है इसको। तो समर का मतलब तो आपको पता है गर्मी, ऑटम बसंत मौसम, सॉरी पतझड़ का जो मौसम आता है उसको बोलते हैं ऑटम, और विंटर सर्दी, और स्प्रिंग का मतलब होता है बसंत का मौसम, ठीक है। These seasons are caused by the tilt of the earth axis and the earth's revolution around the sun। देखो क्या दे रखा है, These seasons are caused by the tilt of earth axis। ये जो सीजन बनते हैं किसके कारण से बनते हैं, टिल्ट। टिल्ट का मतलब होता है झुकना। मैंने आपको बताया था पृथ्वी क्या करती है, अपने अक्ष पर जब सर्कल पूरा करती है, क्योंकि वो कौन से डायरेक्शन में करती है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो मूव करती है। तो जब वो अपना झुकाव किसकी तरफ होता है, अर्थ के एक्सिस की तरफ होता है, एंड अर्थ रिवोल्यूशन अराउंड द सन। और जब पृथ्वी सन क्या करती है, रिवोल्यूशन, यानी कि राउंड जो चारों तरफ जो राउंड काटते हैं, उसके कारण से क्या बनते हैं, सीजन बनते हैं। द सीजन आर मार्क्ड बाय चेंज इन टेम्परेचर एंड इन द duration of days and nights, but the places on the equator do not feel these changes and have only hot weather throughout the year। देखो देख क्या देखा, the season are marked by changes in temperature। जैसे ही सीजन चेंज होता है तो टेम्परेचर में चेंजेस होता है। टेम्परेचर में चेंज हुआ तभी तो हमको पता चलेगा कि हमारा सीजन चेंज हुआ। ये सिंपल सी बात है, अभी हम मौसम का कुछ कह नहीं सकते, कभी गर्मी लग रही कभी सर्दी, वरना ये जो मौसम आता है अक्टूबर 15 अक्टूबर के बाद अपन कह सकते हैं कि सर्दी का मौसम स्टार्ट हो जाता है। तो टेम्परेचर में अप डाउन हो रहा है। अब गर्मी का टेम्परेचर देखो, अब सर्दी का टेम्परेचर, जैसे ही टेम्परेचर चेंज हुआ तो हमको पता लग गया हमारा मौसम क्या हो गया, चेंज हो गया। और मौसम चेंज हो गया इट मीन सीजन अपना चेंज हो गया। समर से कहाँ आ गया अपन, विंटर में आ गए। फिर विंटर के बाद ये दोनों सीजन आता है आपके ऑटम और स्प्रिंग, और उसके बाद फिर से वो रेनी का चलता रहता है, रेनी से फिर से अपन समर में आ जाते हैं। तो ये चेंजेस होते रहते हैं। ये चेंजेस हमको किससे पता चलते हैं, टेम्परेचर से। जैसे ही टेम्परेचर चेंज होगा तो सीजन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। एंड इन द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट, और साथ ही साथ दिन और रात का जो टाइमिंग होता है उसमें भी चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है। हम आगे पढ़ेंगे इसमें क्या चेंजेस हो रहा है कि समर के मौसम में दिन बड़े होते हैं, रातें छोटी होती है, विंटर के मौसम में दिन छोटे होते हैं, रातें बड़ी होती है। ये जो चेंजेस होते हैं वो किस कारण से होते हैं, ये चेंजेस भी अपने को दिखने को मिलते हैं। कब दिखने को मिलते हैं, जब सीजन चेंज होते हैं तब ये चेंजेस अपने को देखने को मिलते हैं। बट द प्लेसेस ऑफ इक्वेटर डू नॉट फील दिस चेंजेस। अब देखो क्या दे रखा है यहाँ पर, बट द इक्वेटर, जो स्थान कहाँ पर है, इक्वेटर के समान है, वहां पर कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। अब ये इक्वेटर क्या होता है, मैंने आपको बेसिकली बताया था, एक बार और देख लेते हैं अपन इक्वेटर क्या होता है। देखो ये जो सर्कल बना रही है, ठीक है, ये अपना एक सर्कल है। अब ये एक इक्वेटर लाइन होती है, ठीक है। अब जो इक्वेटर है, इक्वेटर क्या करता है, अपने
अर्थ को कह सकते हैं, जो आप एक मान लो कि ये ग्लोब है, ठीक है, तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड करने का काम कर रही है, एक तो नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल, ठीक है। तो ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। तो अब वहां पर क्या लिखा हुआ था कि जो स्थान, ये कह सकते हैं कि जो कंट्रीज इक्वेटर के सिमिलर है, इक्वेटर के पास में स्थित है, वहां पर कोई भी उनको फील नहीं होता है कि कौन सा मौसम चेंज हुआ है, कौन सा नहीं होता है, क्योंकि वहां पर पूरे साल भर, थ्रू आउट पूरे साल भर वहां पर मौसम कैसा रहता है, हॉट रहता है। वहां पर इस इक्वेटर के पास में जो एरिया होगा उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। इक्वेटर के पास में, इक्वेटर के पास में भी कोई कोई कंट्रीज तो होगी, कुछ कंट्रीज नॉर्थ पोल में, कुछ साउथ पोल में, जो जिस कॉन्टिनेंट में आता है। अगर नॉर्थ कॉन्टिनेंट के अंदर है अपन, तो नॉर्थ कॉन्टिनेंट का फील होगा, अपन साउथ कॉन्टिनेंट में साउथ। अब आपको ये पता, क्योंकि आप जैसे आगे की क्लास में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि नॉर्थ कॉन्टिनेंट में कौन कौन सी कंट्रीज आती है, साउथ में कौन कौन सी आती है, कहाँ पर पानी बहुत ज्यादा है, कहाँ पर बहुत कम है। अपना एशिया कॉन्टिनेंट कहाँ पर है, नॉर्थ में है कि साउथ में है, उसमें इंडिया कहाँ पर है, इंडिया में फिर राजस्थान कहाँ है, ऐसी बहुत सारी पोजीशन होती है जो हम जिस से आगे पढ़ते जाएंगे तो हमारा क्लियर होता जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको क्या बता रही हूँ, ये जो इक्वेटर होती है, इसी लाइन को इक्वेटर, यानी कि जो 2 पार्ट में डिवाइड करती है उस लाइन को क्या बोलते हैं, इक्वेटर लाइन बोलते हैं। और जो कंट्रीज इक्वेटर के पास होगी वहां पर टेम्परेचर चेंज होने का उनको फील नहीं होता है, क्योंकि वहां पर पूरे साल भर क्या होता है, गर्मी ही होती है। देखा है आपको, The end have only hot weather throughout the year, वहां पर पूरे साल भर मौसम क्या रहता है, गर्म रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर दे रखा है, You must have noticed that the sun rises and sets from different points in winter and summer। क्या दे रखा है यहाँ पर कि जब जो सनराइज और सेट होता है। अब ये सिंपल सी बात है, आप गर्मी के मौसम में, आप एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ आपको। गर्मी के मौसम में हम देखते हैं कि शाम के 6 बजे तो हमको ऐसा लगता है कि अभी तक तो बहुत उजाला, 4 बज रही है। अभी आप सर्दी के मौसम जैसे ही स्टार्ट हो गए हैं, अभी से आप देखना स्टार्ट करो कि अभी 6 बजते ही ज्यादा से ज्यादा 6:30 जितना टाइम हो जाए, रात पड़ जाती है, हमको ऐसा लगता है अभी 8-9 बज गई, 10 बज गई, तो टाइमिंग क्या होगी, चेंज होगी। तो अब यहाँ पर ये टाइमिंग जो चेंज हुआ है उसका रीजन क्या है, सन राइज एंड सेट्स फ्रॉम द डिफरेंट पॉइंट इन विंटर एंड समर। क्योंकि सन राइज और सेट जो होता है, यानी सूर्य उदय जो अस्त जो होता है, जबकि ऐसा नहीं होता, हम ये पहले क्लियर कर चुके, क्यों नहीं होता है ये रीजन भी हम पढ़ चुके, लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि सनराइज होता है और सनसेट होता है। तो उनके जो पॉइंट्स होते हैं सनराइज और सनसेट का, वो समर और विंटर में क्या होता है, डिफरेंट होता है। यू कैन नोट द पोजिशन ऑफ सनराइज इन लाइट जून। आफ्टर दिस यू विल फाइंड दैट द पोजिशन ऑफ सनराइज गोज ऑन शिफ्टिंग ऑन द हॉरिजॉन एवरी डे। क्या दे रखा है यहाँ पर, यू कैन नोट द पोजिशन ऑफ सनराइज इन लेट जून। हमको अगर ये देखना है तो हम जून के महीने में जो सनराइज होता है उसकी पोजीशन को हम चेक करते हैं। आफ्टर दिस यू विल फाइंड द पोजीशन ऑफ सनराइज गोज, और वापस वहां पर शिफ्टिंग ऑन द हॉरिजॉन एवरीडे जो चेंज होता है, कुछ थोड़ा थोड़ा जो चेंजेस होता है वो हमेशा क्या होता है, थोड़ा थोड़ा होता रहता है। हमेशा ऐसा नहीं होता है कि फटाफट से वो चेंजेस हो जाए, थोड़े समय के बाद वो वापस चेंज होता है। तो अभी जो चेंजेस होता है वो किसके कारण से होता है, नॉर्थन हेमिस्फीयर से साउथर्न हेमिस्फीयर में जाते हैं अपन, साउथर्न हेमिस्फीयर से नॉर्थन हेमिस्फीयर में जाते हैं, तो ये चेंजेस होता है। तो यहाँ से जो दे रखा है, अब ये चेंजिंग कैसे होता है, क्या प्रोसेसिंग होती है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, एक बार आप इसको रीडिंग कर लेना, बहुत ईजी समझ में आ जाएगा। थैंक यू। गुड मॉर्निंग क्लास 6 लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग का पार्ट 11 पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 10 में मैंने आपको एडेप्टेशन इन प्लांट को स्टार्ट करवाया था, एक न्यू टॉपिक अराइज होता है हमारा इस लेसन से। एडेप्टेशन इन प्लांट्स यानी कि कौन से रीजन पर कौन सा प्लांट सर्वाइव कर पाएगा, ये उसके एडेप्टिव फीचर्स पे डिपेंड करता है। यानी कि अगर डेजर्ट में आप कोई प्लांट्स देख रहे हो तो वो किस तरह का होगा, और डेजर्ट वाले प्लांट्स का पोलर रीजन या जैसे एक्वेटिक प्लांट है अगर कोई पानी में उग रहे हैं, तो उन दोनों में डिससिमिलरिटीज क्या होगी, उनमें कौन से ऐसे फीचर्स होंगे जो एक दूसरे को उनको डिफर करेंगे, प्लस साथ में उनको वहाँ पर सर्वाइव करने के लिए सूटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाएंगे। जैसे यहाँ देखते हैं हम, मैंने आपको स्टार्ट में इंट्रोडक्शन दे दिया था एडेप्टेशन इन प्लांट्स का, प्लांट के अंदर कौन से एडेप्टिव फीचर्स होते हैं, ऐसे ये आगे आ रहा है हमारा। यहाँ पे सबसे पहले नोट्स में आपका टॉपिक बन जाता है एडेप्टेशन इन प्लांट्स की हेडिंग करने के बाद आप लिखोगे एडेप्टेशन इन प्लांट्स वेरियस हैबिटेट। वेरियस हैबिटेट कौन से होते हैं प्लांट्स के,
कौन कौन सी जगह है जहाँ पे प्लांट सर्वाइव करते हैं। तो ऐसा कोई भी खाली स्पेस नहीं है, ऐसी कोई जगह नहीं है, प्लेस जहाँ पर कोई प्लांट सर्वाइव ना करे, चाहे वो प्लांट वाटर की बात हो या फिर वो बात हो डेजर्ट एरिया की या फिर वो माउंटेन की। हर जगह पर क्या होते हैं, हमारे प्लांट सर्वाइव करते हैं। जैसे यहाँ दे रखा है मीजोफाइट्स, सबसे पहले हाइड्रोफाइट्स हमने पढ़ लिया था। हाइड्रोफाइट्स जो होते हैं वो लोटस एंड लिलीज का एग्जांपल दिया था, जो वाटर में उगते हैं, यानी एक्वेटिक प्लांट्स को हम हाइड्रोफाइट्स बोल सकते हैं। हाइड्रो का मीनिंग होता है वाटर और फाइट्स का मीनिंग होता है प्लांट। ये चीज़ पढ़ चुके हैं। अब हम इसके आगे कंटिन्यू करते हैं मीजोफाइट्स से। Mesophytes are the plants growing in habitat which have a moderate climate, underline this word, moderate climate से बना हुआ है mesophyites। mesophyites वो प्लांट है जो moderate climate में सर्वाइव करते हैं, या उनका habitat place कौन सा है, moderate climate। एग्जाम्पल दे रखे रोज, सनफ्लावर, मैंगो, रोजवुड एक्सेट्रा, ये सब इसके एग्जाम्पल हो गए जो mesophyites में आते हैं, जो mesophyites यानी moderate climate में ग्रो करते हैं। ठीक है, थर्ड कैटेगरी हमारी ज़ीरोफाइट्स, तो आप लिखोगे एडेप्टेशन इन प्लांट्स करके आप एक चार्ट बना दो नोट्स में। सबसे फर्स्ट हाइड्रोफाइट्स, सेकंड पॉइंट मीजोफाइट्स, थर्ड आ जाएगा ज़ीरोफाइट्स एंड लास्ट अनदर 4 टाइप आ जाएगा माउंटेनियस प्लांट। तो इसमें से भी हाइड्रोफाइट्स के नीचे आ जाएगा विच रिमेन वेट थ्रू आउट द ईयर इन वाटर, जो पूरे टाइम वाटर में रहता है। फिर आप उसके नीचे अंडरलाइन करके एग्जाम्पल ले लो। कुछ प्लांट जो सबमर्ज होते हैं, वाटर के अंदर जो सबमर्ज होते हैं उनको बोलेंगे हम वाटर और जो सबमर्ज होंगे उनके एग्जाम्पल हुए हाइड्रिला एंड मेरिस्टेरिया। और जो वाटर के अंदर डूबे हुए फ्लॉट करेंगे ऊपर की तरफ, जो फ्लॉट करेंगे उनके एग्जाम्पल है लिली और लोटस। और जो पूरी तरह से पानी में डूबे हुए रहेंगे उनको बोलते हैं सबमर्जिंग वाटर, तो हाइड्रिला एंड मेरिस्टेरिया। फिर मीजोफाइट्स आप चार्ट पे बनाओगे, मैं नोट्स बनाने का तरीका बताऊंगी। मीजोफाइट्स में आप लिखोगे मॉडरेट क्लाइमेट, वो प्लांट जो मॉडरेट क्लाइमेट में ग्रो करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल लिखोगे, सेकेंड पॉइंट में रोज, सनफ्लावर, मैंगो एंड रोजवुड। ठीक है, ये सेकेंड पॉइंट में ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। देन नेक्स्ट थर्ड स्टेप, थर्ड टाइप इसका आ जाएगा ज़ीरोफाइट्स। ज़ीरोफाइट्स आर द प्लांट विच सर्वाइव इन डेजर्ट। तो आपका फर्स्ट पॉइंट बन जाता है सर्वाइव इन डेजर्ट या ग्रो इन डेजर्ट। प्लांट्स विच ग्रो इन डेजर्ट एरिया इज नोन एज ज़ीरोफाइट्स। फर्स्ट पॉइंट बन गया। सेकेंड पॉइंट उसके नीचे चार्ट में बना दोगे, आप लिख दोगे कैक्टस, एस्पेरेगस, यूफोर्बिया एंड यूका। चार्ट बोल रही हूँ, मतलब ये नहीं कि आप इसको चार्ट पे बनाने बैठ जाओ। चार्ट का मीनिंग है चार्ट फॉर्म। चार्ट फॉर्म किसको बोलते हैं, जहाँ पे एक मेन हेडिंग ऊपर लिखी होती है और उस हेडिंग से सब पॉइंट निकलते हैं लाइन से। मैंने आपको नोट्स बनाना सिखा दिया है, बहुत बार बताया कि एक मेन हेडिंग के नीचे लाइन करके 4 पॉइंट निकालो, उन 4 पॉइंट्स के बारे में सब पॉइंट लिखो और उन सब पॉइंट के बारे में 2-2 कैरेक्टर्स लिख के उनके एग्जाम्पल कैसे नोट करते हैं, ये बहुत सी क्लासेस में मैंने आपको नोट्स बनाना सिखा दिया है। तो आपको हर बार वही ट्रिक जो है, वही वे जो है नोट्स बनाने का, उसको फॉलो करते जाओ। ठीक है, तो ज़ीरोफाइट्स में आप ये चीज़ें मेंशन कर दोगे। ये सारे तो आप जानते ही हो, ये कौन से प्लांट है, लोटस लिली भी समझ लें। ज़ीरोफाइट्स में कैक्टस आपको पता है जिसके ऊपर स्पाइन्स काटे लगे होते हैं, एस्पेरेगस, यूफोर्बिया एंड यूका, ये भी सारे कौन है, डेजर्ट प्लांट। अगर आपको कभी देखने को मिला हो, आप इनके नेम लर्न कर लो। कैक्टस तो आपने सबको देखा ही होगा, आपने और देखा होगा यूफोर्बिया। यूफोर्बिया क्या चीज़ है, यूफोरिया लिखा है, यूफोर्बिया है वो। यूफोर्बिया वो होते हैं जो आपने देखा होगा खेतों की बाड़ बनाते हैं। खेतों की जहाँ पर बाड़ बनाते हैं ना, वहाँ बाड़ बनाने में जो प्लांट यूज़ किया जाता है, जिसके ऊपर छोटे छोटे कांटे स्पाइन्स होते हैं, और वो जो बाड़ बनाने में यूज़ किया जाता है वो थोड़ा मोटा थिक स्टेम होता है। वो स्टेम लीफ का काम होता है, उसके ऊपर बहुत छोटी छोटी लीव्स होती है, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं डंडा थॉर। थॉर की जो बाड़ बनाते हैं ना, वो होता है यूफोर्बिया। ये सारे वो प्लांट हैं जो ज़ीरोफाइट्स यानी कम वाटर में या डेजर्ट एरिया में सर्वाइव कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका माउंटेनियस प्लांट। इसके अंदर आप क्या लिखोगे, माउंटेन्स जनरली हैव अ वेरी कोल्ड एंड वाइंडी क्लाइमेट। जहाँ पर माउंटेन होते हैं वहाँ जनरली बहुत हवा चलती है और साथ में वहाँ का क्लाइमेट थोड़ा सा कोल्ड रहता है। इन सम एरिया स्नोफॉल विल टेक प्लेस ड्यूरिंग विंटर, और कहीं कहीं पे विंटर की सीजन में माउंटेन पर स्नोफॉल भी आपको देखने को मिलता है। ट्रीज इन दिस रीजन आर कोन शेप। वहाँ के ट्रीज जो माउंटेन पर उगते हैं उनका शेप कुछ कोन जैसा होता है। कोन यानी कॉनिकल शेप होता है कुछ इस तरह से, है ना। दे हैव स्लोपिंग ब्रांचेज। इनके ऊपर ब्रांचेज जो होती है वो स्लोपिंग होती है। स्लोपिंग का मतलब है ढलान। और लीव्स जो होती है वो नीडल जैसी होती है। नीडल यानी पतली होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये डेजर्ट क्योंकि ये माउंटेन पे ग्रो करते हैं। डेजर्ट पे नहीं करते, माउंटेन पे करते हैं। तो इनका शेप जो होता है
कोन शेप का होता है। कोन शेप ऐसा इसलिए होता है इनका शेप क्योंकि जब भी स्नोफॉल होगा तो इनके ऊपर जो बर्फ होगी, जो जैसे ही बर्फ इन पे गिरेगी तो वो जमेगी नहीं, वो क्या हो गई, स्लाइड होकर नीचे गिर जाएगी। सपोज करो कि किसी माउंटेनियस प्लांट यानी माउंटेन रीजन पर हमने कोई नीम ट्री या मैंगो ट्री उगा दिया, जो कि हमारे यहाँ होता है, जो बहुत ही ज़्यादा घना होता है और ब्रॉड होता है। अगर वैसा प्लांट हमने माउंटेन पर लगा दिया है, वैसे पॉसिबल नहीं है पर एग्जाम्पल दे दूँ, तो अगर वैसा प्लांट वहाँ पर ग्रो करेगा तो क्या होगा, सारी बर्फ उसके ऊपर जमा हो जाएगी। धीरे धीरे वो पूरा प्लांट जो है वो स्नो से कवर्ड हो जाएगा, जिसकी वजह से उस प्लांट पर फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, सनलाइट अंदर नहीं जा पाएगी और साथ ही साथ ट्रांसपिरेशन रेट भी डिक्रीज हो जाएगी या स्टॉप हो जाएगी। तो इस वजह से वहाँ के प्लांट का शेप जो होता है वो कॉनिकल होता है, प्लस उनकी लीव्स का शेप नीडल लाइक होता है। नीडल लाइक यानी सुई जैसी पतली पतली उनकी पत्तियाँ होती है। उनकी पत्तियाँ ऐसी इसलिए होती है, क्रिसमस ट्री आप देख लो, क्रिसमस ट्री का शेप कैसा होता है, कॉनिकल शेप होता है, ताकि उनपे जो भी बर्फ गिरे वो नीचे गिर जाए। उनकी पत्तियाँ कॉनिकल नीडल लाइक होती है और नीडल लाइक होने का रीज़न ये है ताकि बर्फ उनके ऊपर स्टेबल ना रहे। एक पत्ती ऐसे है तो उसके ऊपर सारी बर्फ जम जाएगी, और एक पत्ती अगर पतली है एकदम सुई जैसी तो उसके ऊपर बर्फ जमेगी नहीं। तो इस तरह से वो अपने आप को वहाँ पर एडेप्टिव बनाने के लिए, सूटेबल बनाने के लिए, सर्वाइव करवाने के लिए अपने ऊपर वो ऐसे फीचर्स डेवलप करवाता है। एक तो कोन शेप बनाता है, ब्रांचेस को स्टॉपिंग बनाता है, प्लस लीव्स को नीडल लाइक बनाता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पाइन एंड देवदार विच आर फाउंड इन माउंटेनियस have such branches and leaves, snow and rain water can slide off their sloping branches easily। जो चीज़ मैंने आपको लैंग्वेज में बता दी समझाने के वे में, वो चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि इसका ऐसा इसलिए होता है ताकि सारा जो स्नो है, जो भी स्नो फॉलिंग होगा वो स्लॉपिंग ब्रांचेस इजीली, ताकि इजीली ब्रांचेस के ऊपर से वो स्लॉप हो जाए और नीचे गिर जाए। ठीक है, ये टॉपिक आपका हो गया। उसके बाद यहाँ दे रखा है एडेप्टेशन इन एनिमल। यहाँ पे जैसे टॉपिक था ना छोटा सा, एडेप्टेशन इन प्लांट्स। प्लांट में एडेप्टेशन जो होता है उसके अकॉर्डिंग प्लांट के हैबिटेट को 1, 2, 3, 4 पार्ट में डिवाइड किया। दैट्स ऑल। अब यहाँ पे एडेप्टेशन इन एनिमल, तो आपको ये भी हेडिंग करनी होगी। अब आप लिखोगे एडेप्टेशन इन एनिमल, आपको ये सब लिखना, लैंग्वेज नहीं लिखना है, आपको एक चार्ट में बना के ये सारी चीज़ें मेंशन करनी है। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे दे रखा है एनिमल में एडेप्टेशन कैसे होते हैं, तो यहाँ पे सारे एग्जाम्पल पिक्चर के साथ दे रखे हैं, आप इनको नोट करें। एनिमल्स लिविंग इन डिफरेंट हैबिटेट आर एज गिवन अहेड। एक्वेटिक एनिमल, अब देखो जैसे हमने प्लांट में डिवाइड किया था कि जो प्लांट पानी में रहता है उसको हम हाइड्रोफाइट्स बोलते हैं, जो प्लांट डेजर्ट में रहता है उसको हम ज़ीरोफाइट्स बोलते हैं, जो मॉडरेट क्लाइमेट में जो प्लांट उग रहा है उसको हम मीजोफाइट्स बोल रहे हैं, और जो माउंटेन पे उग रहा है उनको हम माउंटेनियस प्लांट बोलते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे एनिमल्स को भी टर्म दी, हम फाइट्स तो एनिमल प्लांट के लिए बोलते हैं, तो हम एनिमल के लिए फाइट्स नहीं बोल सकते। तो यहाँ पे जो एनिमल पानी में रह रहे हैं, वाटर में, उनको सीधा साधा बोलेंगे हाइड्रो एनिमल नहीं बोलेंगे, क्योंकि प्लांट को हम हाइड्रोफाइट्स बोलते हैं। लेकिन एनिमल के लिए आ जाता है एक्वेटिक एनिमल। जो लिविंग एनिमल्स लिविंग इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल। एग्जाम्पल है फिश, ऑक्टोपस, व्हेल, क्रैब्स एंड लॉबस्टर। यानी ये कि वो एनिमल जो पानी में वाटर में सर्वाइव कर सकते हैं वो एक्वेटिक एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं। तो आपको लिखना है एडेप्टेशन इन एनिमल्स, हेडिंग डालोगे, उसके नीचे एरो करके निकालोगे फर्स्ट पॉइंट, क्या होगा, एक्वेटिक एनिमल। एक्वेटिक एनिमल, फिर उसके नीचे फर्स्ट पॉइंट लिखोगे, फीचर लिखोगे, एनिमल्स सर्वाइव इन वाटर, एनिमल्स लिविंग इन वाटर, कुछ भी लिखो, इज कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल। और फिर सेकेंड पॉइंट आपका बन जाएगा एग्जाम्पल का, फिश, ऑक्टोपस, व्हेल, क्रैब एंड लॉबस्टर। ये सारे वो एनिमल है जो सिर्फ पानी में सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है। एम्फीबियंस, द एनिमल विच आर एडेप्टेड फॉर सेकेंड कैटेगरी में आप नोट्स में बना के लिखोगे एम्फीबियंस। किसको बोलते हैं एम्फीबियंस, तो ये अंडरलाइन करो, सर्वाइविंग बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर मतलब जो लैंड के ऊपर और पानी के अंदर दोनों, बोथ प्लेस पर जो एनिमल सर्वाइव कर सकता है उसको एक टर्म देते हैं हम एम्फीबियंस। एम्फी का मीनिंग होता है बोथ और बायंस का मीनिंग होता है बायोस यानी लाइफ। एम्फीबियंस यानी वो एनिमल, तो आप लिखोगे एनिमल्स सर्वाइविंग, छोटा सा सब पॉइंट बनेगा है ना, मैं अंडरलाइन करवा रही हूँ, उतना ही अंडरलाइन करके उतना ही लिखना है। एनिमल सर्वाइविंग बोथ ऑन लैंड एंड इन एनिमल एंड इन वाटर आर कॉल्ड एम्फीबियंस। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद क्या आता है उसका एग्जाम्पल, कौन से एनिमल है जो जमीन पे और पानी में दोनों जगह पर सर्वाइव कर सकते हैं। तो
फर्स्ट एग्जाम्पल फ्रॉग, मीडियम दोनों पे रहता है, पानी में भी रहता है और लैंड पर भी रहता है। टोड और सैलामेंडर, टोड जो है वो फ्रॉग का एक बड़ा फॉर्म है, जो मेंढक जो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, लार्ज साइज के, जो कभी कभी हमको फार्म्स में यानी खेतों में दिखाई देते हैं, उनको हम टोड बोलते हैं। ठीक है, सैलामेंडर जो छिपकली की तरह होता है, लेकिन छिपकली हम इसको नहीं बोल सकते हैं, और वो जो रहता है वो पानी में रहता है। ठीक है, और ज़मीन पे भी वो चल सकता है। तो ये किस कैटेगरी में आ गए? एम्फीबियन। थर्ड पॉइंट आ जाएगा आपका डेजर्ट और ज़रीन एनिमल, और फोर्थ आ जाएगा एक्सट्रीमली कोल्ड या जिसको बोल सकते हैं हम पोलर रीजन वाले एनिमल, और नेक्स्ट है आपका वॉयलेंट एनिमल यानी एरियल, हवा में रहने वाले, और 5 है ग्रास में। तो ये सब कैटेगरी बनती जा रही है। आगे की क्लास में इसको आपको मैं कंटिन्यू करवाती हूँ। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गति और दूरियों का मापन, आज हमारा पॉइंट रहेगा लंबाई की यथार्थ परिशुद्ध माप। अगर हम किसी की लंबाई मापते हैं, है ना, तो उसकी शुद्धता कैसी होनी चाहिए, कैसे मापना चाहिए। हम अपने दैनिक जीवन में अलग अलग युक्तियों का उपयोग करते हैं। जैसे हम किसी का लंबाई मापते हैं, ठीक है ना, तो उस समय हम मीटर पैमाने का उपयोग करते हैं। अगर दर्जी होगा तो वह फीते का उपयोग करेगा, कोई कपड़ा व्यापारी होगा तो वह अपने गज मीटर का छड़ का उपयोग करेगा। तो इस प्रकार अलग अलग युक्तियों का उपयोग हम लंबाई मापने के लिए करते हैं। आपने अलग अलग देखा होगा। अच्छा, लंबाई जैसे मान लो आपको किसी पेड़ का तना नापना है, तो वहाँ पर आप मीटर के द्वारा नहीं नाप सकते, या आपका सीना नापना है तो आप सीने को आप किसी मीटर से नहीं माप सकते, आपको उसके लिए फीते का उपयोग करना चाहिए। तो हम लंबाई मापने के लिए अलग अलग युक्तियों का उपयोग करते। अगर छोटी कोई वस्तु है तो उसकी लंबाई ज्ञात करनी है तो हम स्केल पैमाना, जैसे आपने देखा ना, जैसे बॉक्स है तो आपको बॉक्स की लंबाई मापनी, तो आप अपने ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर 15 सेंटीमीटर का एक स्केल है, उसके द्वारा भी हम उसको नाप सकते हैं। अच्छा, स्केल मापते समय भी हमें पूर्ण सावधानियां बरतनी चाहिए। आपको किस प्रकार माप लेना चाहिए, जैसे देखो इसने स्ट्रेट पकड़ रखा है और 0 से स्टार्ट कर रखा है उसने। अब देखिए इन दोनों मापन गणना में आपके अलग अलग अंतर आएगा, तो ये सावधानियां भी आपको रखनी है। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर भी आपने 2 प्रकार से नाप रखा है। तो ये जो त्रुटियां हैं, गलतियां हैं, ये गणना के अंदर बहुत गलतियां करते हैं, इसलिए इसको भी आपको सही ढंग से माप लेना चाहिए। जैसे देखिए, आप देखने की स्थिति भी होती है, यहाँ पर 3 स्थितियाँ हैं, A, B और C। जो B वाली स्थिति बिल्कुल सही है, सामने है, आपको स्पष्ट नज़र आ रहा है। अगर आप दाएं बाएं होंगे तो आपको स्थिति सही नहीं रहेगी और उसका आप गणनांक भी गलत कर सकते हैं। अच्छा, देखिए आपको आगे किसी वक्र रेखा की लंबाई मापना। वक्र रेखा यानी टेढ़ी मेढ़ी रेखा, जैसे ये वक्र रेखा है, ये देखो वक्र रेखा। इन टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं की अगर लंबाई हमें, है ना, यानी किसी वक्र रेखा की लंबाई अगर हमको मापनी है तो हम पहले धागे का उपयोग करेंगे। जैसा कि देखिए, बिंदु A से B तक ले जाना, आपको एक धागा ले लेना है और उसको बिंदु A से इस प्रकार, है ना, जॉइंट कर करके आप उसकी लंबाई पहले ज्ञात कर दो धागे, डोरे की सहायता से। ठीक है, अब उस डोरे या धागे को आप किसी मीटर या स्केल से आप उसकी लंबाई ज्ञात करते। तो वक्र रेखा की लंबाई हम इस प्रकार हम ज्ञात करते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, हम किसी वक्र रेखा की लंबाई सीधे ही मीटर पैमाने का उपयोग करके नहीं माप सकते। वक्र रेखा की लंबाई मापने के लिए हमें धागे का उपयोग कर सकते हैं, जैसा आपके सामने दे रखा है। अब इसको कैसे मापना है, क्रियाकलाप देखिए आप। वक्र रेखा ए बी की लंबाई मापने के लिए किसी धागे का उपयोग कीजिए। धागे के एक सिरे पर गांठ बांध दीजिए। एक सिरे को आपको क्या करना है, गांठ बांधना है। इस गांठ को बिंदु ए पर रखिए। अब धागे को अपनी अंगुली और अंगूठे द्वारा तना हुआ रख कर उसे छोटे भाग को रेखा अनुदेश रखिए। इस प्रकार बिंदु अपने एक हाथ से दूसरे धागे को थामिए, अपने दूसरे हाथ से धागे को और थोड़ा भाग को वक्र रेखा के अनुदेश फैलाइए। इस प्रक्रिया को दोहराते हुए वक्र रेखा की बिंदु बी तक पहुंचिए। जैसा कि देखो, इस प्रकार आप खींचते जाओ, देखते जाओ, खींचते जाओ, तो यह हम बिंदु बी तक पहुंच जाएंगे। जो भाग बिंदु बी पर है वहां पर एक चिन्ह अंकित कर दीजिए। अब इस धागे को मीटर पैमाने के अनुदेश फैलाइए। धागे के आरंभ में बंदी गांठ और इस पर बनी अंतिम चिन्ह के बीच की लंबाई माप। यह माप वक्र रेखी ए बी की लंबाई, ए और बी की लंबाई देखिए। तो हमने देखा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि हम दूरी और लंबाई की यथार्थ माप ले रहे हैं, हमें बहुत सावधानियां भी बरतनी चाहिए।
मापन के लिए कुछ मानक युक्तियां और मानक परिणामों को व्यक्त करने के लिए हमें कुछ मानक मात्रकों की आवश्यकता होती है। हमारे चारों ओर गतिशील वस्तु, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा हमारे चारों ओर की गतिशील वस्तु। देखिए हम एक सारणी बना लेते हैं, विराम और गतिशील वस्तु। कौन सी वस्तु विराम एक ही जगह है और कौन सी वस्तु गतिशील है। जैसे घर, हमारा जो घर है क्या है, विराम है, एक ही जगह, कोई गति नहीं कर रहा है। एक उड़ती हुई चिड़िया, चिड़िया उड़ रही है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही है, हम भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, तो ये गति कर रहे हैं। तो कौन सी वस्तु विराम है या कौन सी वस्तु गतिशील है, इस सारणी के द्वारा हम एक सूची बनाकर भी कर सकते हैं। अब देखिए सूची में स्कूल का बस्ता, मच्छर, बेंच, कुर्सियों पर बैठे व्यक्ति, ये जैसे घर है, मेज है, घड़ी है, ये सब कौन सी है, विराम है। अब एक चिड़िया है, घड़ी में जो सेकंड की सुई होती है या मिनट की सुई होती है वो भी गति करती रहती है। कुछ लोग होते हैं जो इधर उधर गति करते रहते हैं, तितलियाँ, कुत्ते, गाय, बच्चा, ये सब गति करते रहते हैं। तो आप बिल्कुल ये सूची बना सकते हैं और आप पता भी लगा सकते हैं कि कौन सी वस्तु गतिशील है और कौन सी स्थिर या विराम है। तो आपने देखा कि चिड़िया कुछ समय पश्चात पहले वाले स्थान पर दिखाई देती है जबकि मेज उसी स्थान पर, यानी कि आप डिफरेंस, ठीक है ना, इन सारणी के द्वारा डिफरेंस, यानी कि कुल मिलाकर आपको यही ध्यान रखना है विराम कौन सी वस्तु है और गतिशील कौन सी वस्तु है। अब देखिए एक क्रियाकलाप करते हैं, कोई ऐसा स्थान चुनिए जहाँ पर चींटियाँ हों। चींटियाँ यानी कि कीड़ियाँ, अपन बोलते हैं ना चिड़ियाँ, चींटियाँ, ये इन चींटियों को आपका क्या करना, इस स्थान के निकट कागज़ की एक बड़ी शीट फैलाकर इस पर कुछ चींटियाँ रखो। एक कागज़ की वाइट शीट आती है, उस शीट पर आपको चींटियाँ रखनी और उसके अंदर चीनी रखिए। चीनी का मतलब होता है शक्कर। चींटियाँ इन चीनी की ओर आकर्षित होगी। आप शीघ्र ही इस कागज़ की शीट पर बहुत सारी चींटियों को रेंगते हुए देखेंगे। चींटियाँ जहाँ हमने चीनी रखी वहाँ चींटियाँ आ जाएगी। आपको देखना है कि इसके अंदर जो चींटियाँ उसके अंदर रेंगने लगती है। किसी एक चींटी के लिए जब आप कागज़ की शीट पर तुरंत रेंग चुकी हो तो पेंसिल की स्थिति के निकट छोटे छोटे चिन्ह, उसके अंदर देखिए कि कोई अगर एक चींटी गलती कर रही हो, जैसे जैसे गति करती है आप पीछे अपनी पेंसिल से डॉट लगाइए। जैसे ये डॉट लगा हुआ है ना, अब देखो हमने कागज़ की शीट पर कुछ चीनी डाल दी, शक्कर डाल दी, फिर चींटियाँ रख दी, तो चींटियाँ देखी कि हम बहुत सारी गति करने लगती, तो हमने एक चींटी का पीछा किया, तो चींटी के पीछे हमने पेंसिल से डॉट करते गए, ठीक है ना। तो उसकी गति हम देखते रहे, कागज़ पर रेंगती जाए, यानी कि इस स्थिति पर चिन्हित अंकित करते जाए। आपने चिन्ह अंकित किए ना, कुछ समय के बजाय कागज़ की शीट को इधर उधर हिलाकर सारी चीनी और चींटियों को आपको क्या कर देना है, हटा देना है। अब विभिन्न बिंदु उन्हें आपने कागज़ पर अंकित किया था, उनको तीरों द्वारा जोड़कर चींटी की गति को भी हम दर्शा सकते हैं। वह हर बिंदु जिसे आपने अंकित किया है कुछ सेकंड के समय अंतराल में चींटी ने कहाँ कहाँ गति की को दर्शाता है। गति किसी भी वस्तु की स्थिति में किस प्रकार के परिवर्तन जैसे दिखाई देती है, क्या आपको ऐसा मानते? अब देखिए कुछ गति और भी है। क्रियाकलाप 5 में देखिए वस्तुओं की समूह बनाते समय हमने घड़ी, सिलाई मशीन, बिजली का पंखा जैसी वस्तुओं को किस समूह में रखा, यानी कि इनको किस में रखा है, घड़ी है, सिलाई की मशीन है, बिजली का पंखा है जैसी वस्तु को किस समूह में रखा। ये वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति कर रही है। देखो अभी हमने चींटी का देखा, चींटी एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति कर रही है। घड़ी की सुई एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति कर रही है, या पंखा एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति कर रहा है, नहीं, ये गति किस प्रकार कर रहा है यह भी आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम गति के प्रकार पढ़ेंगे। तो आज हम इसको यहीं पढ़ेंगे, गति के प्रकार हम कल पढ़ेंगे। आज जो हमने पढ़ा है उसको एक बार रीडिंग करके याद कर लेना। गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि अपन पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 4 आधारभूत ज्यामिति अवधारणा, ठीक है। आधारभूत ज्यामिति अवधारणा जिसके अंदर अपन ने रेखा, रेखाखंड, कीलक, बिंदु, प्रतिच्छेद रेखा, समांतर रेखा के बारे में पढ़ रहा है। इसी कंडीशन में अपन आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर देखिए 4.1 का चौथा हो गया था, 5वां हो गया था। सवाल नंबर 6 देखिए जिसके अंदर आपको यस या नो में आपको उत्तर देना है, ठीक है। 6 का ए देखिए, सत्य असत्य में आपको उत्तर देना है। रेखा MN की संलग्न आकृति को देखिए, इस आकृति के संदर्भ में बताइए निम्नलिखित
सत्य है या असत्य है। ठीक है, आपको एक रेखा दिख रही है, ध्यान से देखना यहाँ पे होता है। ठीक है, जिसके अंदर ये बिंदु Q दिख रहा है आपको, एक बिंदु दिख रहा है M, एक बिंदु दिख रहा है यहाँ पे O, एक बिंदु दिख रहा है N और एक बिंदु दिख रहा है P। क्लियर? Q M O N P। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ ए, सवाल क्या क्या देखो इधर, Q कोमा M कोमा O कोमा N और P रेखा MN पर स्थित बिंदु है। रेखा MN पर स्थित बिंदु है। रेखा MN का मतलब होता है रेखा को, किसी भी रेखा को अपन यहाँ से, ये मान लो M और N बिंदु है, यहाँ से अपन आगे बढ़ा सकते हैं, इधर से अपन आगे बढ़ा सकते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ से अपन MN को अपन ने आगे बढ़ाया यहाँ तक लाए और यहाँ से N को अपन ने आगे बढ़ाया यहाँ तक लाए। तो यहाँ पे Q M O N P ये सभी बिंदु जो हैं Q M O N और P बिंदु MN पर स्थित है, यानी सत्य। ठीक है, ये सभी बिंदु जो है इस MN रेखा पर स्थित है। ठीक है, यहाँ पे रेखा की बात नहीं, नदी रेखा खंड बी सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। M O N रेखाखंड MN पर स्थित है। रेखाखंड MN कौन सा है? रेखाखंड MN। ठीक है, MN पर कौन स्थित है? खाली वो बिंदु स्थित है। रेखाखंड जिसके अंदर दो बिंदु निश्चित होते हैं, ठीक है, जिसके दो बिंदु अंत दो बिंदु होते हैं, दोनों बिंदु अनंत होते हैं, मतलब अंत चलते नहीं, इसके अंदर दो बिंदु फिक्स रहते हैं। ठीक है, ये MN क्या है? रेखाखंड। ठीक है, ये आगे नहीं बढ़ता है और ये आगे नहीं बढ़ता है। ठीक है, यानी MN पे आपको कौन सा बिंदु नजर आ रहा है? O बिंदु। यहाँ पे सवाल क्या कह रहा है? M O और N रेखाखंड MN पर स्थित बिंदु है, असत्य है। क्लियर? क्योंकि रेखाखंड MN पर खाली आपको O बिंदु नजर आ रहा है, ये आपका असत्य है। क्लियर? सी देखिए आपका M और N रेखाखंड MN के अंत बिंदु बराबर रेखाखंड M और N का अंत बिंदु क्या है? एक तो है M और एक है N, सत्य है। ठीक है, दोनों का अंत बिंदु क्या है? M और N, सत्य है। इसी प्रकार देखिए डी क्या कह रहा है? O और N रेखाखंड OP के अंत बिंदु है। O और N, O का ये रहा, N का ये रहा, O और N रेखाखंड OP के अंत बिंदु है। OP के अंत बिंदु क्या है? O और P है। O है थोड़ी, ठीक है, OP के अंत बिंदु क्या है? O आएगा और P आएगा, O है थोड़ी आएगा, यानी ये क्या है? असत्य। ठीक है, O और N रेखाखंड OP के अंत बिंदु असत्य, या अंत बिंदु नहीं। क्लियर? उसी प्रकार आगे देखो, नेक्स्ट M रेखाखंड OQ के दोनों अंत बिंदु में से एक है OQ ये रहा, ध्यान से देखना। O और Q क्या है? रेखाखंड है, सुनना, रेखाखंड OQ M रेखाखंड OQ के दोनों अंत बिंदु में से एक है, गलत। क्लियर? देखो OQ का जो रेखाखंड है इसके अंदर ध्यान से देखना, ये O और Q का जो रेखाखंड है जिसका अंत बिंदु क्या है? O है, एक तो एक क्या है? Q है। ठीक है, तो O और Q है अंत बिंदु, इसके अंदर देखो M रेखाखंड OQ के दोनों अंत बिंदु में से एक है, गलत। M तो है ही नहीं, M तो इसके ऊपर आएगा, इसका मतलब ये क्या है? असत्य। ठीक है, इसी क्या करेंगे? E वाला क्या आएगा? असत्य। ध्यान से देखना, E के बाद F देखिए, F से क्या कह रहा है? M किरण OP पर एक बिंदु है, OP किरण का है, ये OP किरण यहाँ से जाएगी, OP किरण में बिंदु क्या आ रहा है? N आ रहा है, N नहीं है, ये क्या है? असत्य। क्लियर? F के बाद आएगा G देखिए, किरण OP किरण QP से भिन्न है। OP जो किरण है वो QP से भिन्न है, बिल्कुल भिन्न है। देखो QP से क्या है? भिन्न है, क्योंकि ये बड़ी है और ये छोटी है। देखो इधर छोटी दिखिए, OP क्या है? छोटी है और QP क्या है? बड़ी है, दोनों भिन्न है। ठीक है, यानी सत्य है। नेक्स्ट देखो, किरण OP वही है जो किरण OM है, OP का है, ये भी ठीक है OP, और जो किरण OM है OM का है, ये रहा नहीं। ठीक है, असत्य है। ठीक है, इसके H असत्य। इसके जो दो सवाल और देख लीजिए, वो भी आगे। OM किरण OP के विपरीत नहीं है, OM ये देखो OM किरण, ये OM, ये O और M किरण, यहाँ से लिखी किरण OM, किरण OP के विपरीत है, OP के विपरीत है, बिल्कुल विपरीत है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? OP के विपरीत नहीं है, ये असत्य। ठीक है, OP के विपरीत है, GHI क्या है? असत्य। OP के
विपरीत है, ठीक है, नहीं ये गलत है, ऑप्शन डी विपरीत है। ओ किरण ओपी का प्रारंभ बिंदु नहीं है, गलत, ओपी का प्रारंभ बिंदु वही है, नहीं ये कह रहा है, उसका मतलब ये क्या है, असत्य, जी है आई, जे क्या है, असत्य, के एन किरण एनपी और एनएम का प्रारंभिक बिंदु है, बिल्कुल सही है, एनपी और एनएम का प्रारंभ बिंदु है, एनपी और एनएम का प्रारंभ बिंदु क्या है, एन, बिल्कुल सत्य है, ठीक है। इस प्रकार की आपका प्रश्नावली ये खत्म होती है, ठीक है। 4.1 का सवाल नंबर जो लास्ट वाला सवाल बाकी का अपना ये खत्म होता है। आगे हम बात करते हैं वक्र। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वक्र। वक्र क्या होता है? वक्र ये किसी भी कागज पर खींची गई टेढ़ी मेढ़ी आकृति क्या कहलाती है? वक्र कहलाती है, ठीक है। किसी भी कागज पर खींची गई टेढ़ी मेढ़ी आकृति क्या कहलाती है? वक्र। वक्र की परिभाषा देखो, किसी कागज पर खींची गई टेढ़ी मेढ़ी रेखा, किसी कागज पर खींची गई टेढ़ी मेढ़ी रेखा वक्र कहलाती है, ठीक है। मान लो कागज है, ये कागज है, इसके ऊपर कोई भी रेखा खींचो टेढ़ी मेढ़ी, ये वक्र, ये वक्र, ये वक्र, ये वक्र, ठीक है। किसी भी कागज पर खींची गई टेढ़ी मेढ़ी जो रेखा है वो आपका क्या कहलाती है? वक्र। क्लियर? आगे देखो, अब बात करते हैं अपन सरल वक्र। यदि कोई वक्र स्वयं को काटे तो वह सरल वक्र कहलाता है। यदि कोई वक्र स्वयं को काटे तो वह सरल वक्र कहलाता है, ठीक है। वक्र स्वयं को नहीं काटते, यदि कोई वक्र स्वयं को काटे तो वह सरल वक्र। अगर कोई वक्र बना रहे हैं अपन जो एक दूसरे को काट रहा है, कैसे बोल रहे हैं, यूं करके फिर यहाँ से यूं, फिर यहाँ से यूं काट रहा है, ये आपका क्या होगा? सरल वक्र, ठीक है। ऐसा वक्र जो स्वयं को काटे हो गया कहलाएगा सरल वक्र। क्लियर? आगे देखो इसी के रिलेशन सवाल नंबर देखो, इसके अंदर ये होगी वक्र की बात। इसके अंदर देखो आप पेज नंबर 82 देखना, इसके ऊपर ऊपर वक्र बने हुए हैं, जिसके अंदर आप लिखा हुआ है 5 सरल वक्र बनाइए और 5 वक्र बनाइए जो सरल ना हो, ठीक है। इसके अंदर दी हुई आकृति में क्या अंदर देखो, आप आकृति 1, 2, 5 और 6 देखो, 1, 2, 5 और 6, ये क्या है? 1 और 2 और 5 और 6 क्या है? वक्र है, ठीक है, जो एक दूसरे को नहीं काटते। और तीसरी जो आकृति दिख रही है आपको देखो, इसके अंदर एक दूसरे को काट रही है, उसके बाद सातवीं जो आकृति दिख रही है वो एक दूसरे को काट रही है, इसका मतलब ये वक्र नहीं है, ठीक है। आगे देखो, अब बात करते हैं अपन वक्र पर परिसीमा अभ्यंतर के अंदर जो वक्र में एक तो होता है अभ्यंतर का बिंदु होता है और एक होता है परिसीमा बिंदु और एक होता है बहिर्भाग, ठीक है। मान लो तो वक्र है, ध्यान से देखना, ये वक्र है, ये अभी वक्र की परिसीमा जो सीमा है, इसके ऊपर बिंदु जो होता है वो होता है परिसीमा बिंदु, ठीक है। मान लो एन बिंदु क्या है? परिसीमा, इसके अंदर जो बिंदु वो क्या है? अभ्यंतर बिंदु, इसके बाद जो बिंदु है पी वो क्या है? बहिर्भाग बिंदु, ठीक है। मान लो कोई भी वक्र हो जिसके अंदर परिसीमा में बिंदु होता है, यानी जिस लाइन में बिंदु होता है वो होता है परिसीमा बिंदु, जिसके अंदर है वो अभ्यंतर बिंदु और इसके बाहर जो है वो बहिर्भाग बिंदु कहलाता है। क्लियर? ये हो गए अपने परिसीमा, बहिर्भाग और अभ्यंतर वाली बातें। क्लियर? अब बात करते हैं अपन बहुभुज। बहुभुज के बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज जो पढ़ाया है वो आपको इसके अंदर आपको घर में बैठे बैठे हल करना है और जो भी सवाल नहीं समझ में आए वो अपन को नेक्स्ट क्लास में बताना है, ठीक है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग क्लास। आज अपने अपन हिस्ट्री के अंदर न्यू चैप्टर अपन शुरू कर रहे हैं, जिसमें है अपने आरंभिक नगर, यानी कि अपने जब प्राचीन समय की बात जब बारे में जब अपने पिछले पाठ के अंदर अपन ने पढ़ा था कि भाई जो शुरुआती जो लोग थे वो किस प्रकार अपना कार्य करते थे, यानी कि आदि मानव जो, यानी कि जब काल का जो प्रारंभ हुआ था उस समय से, यानी कि प्राचीन काल से, यानी कि मानव की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई थी और उन्होंने किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत किया, क्या क्या उन्होंने किया, किस प्रकार, थोड़ा सा उसके बारे में एक बार अपन थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं।
जैसे देखिए कि भाई इतिहास के जो स्रोत है वो हमको कहाँ से प्राप्त हुए थे। देखिए हमारा अतीत में जो ज्ञान के भंडार है उस यानी कि हमारे प्राचीन समय के हमारे पुराने समय का जो है उसमें ज्ञान का भंडार जो है वो हमको किन चीज़ों से प्राप्त हुआ था। हमें जैसे कि पुरातन सामग्री है, शिलालेख है, अभिलेख है, इन सभी चीज़ों से हमको पुराने लोगों के बारे में, उनके बारे में यानी कि जो स्थल मिले हैं उनके बारे में, जो नगर मिले हैं उनके बारे में, इनसे जानकारी हमको मिली थी। हमारे देश में विकसित नदी घाटी सभ्यताओं की जानकारी भी हमें वहाँ पर खुदाई में प्राप्त हुए थे। टूटे हुए भवन हुए थे, सिक्के थे, बर्तन थे, पत्थरों के औजार थे, विभिन्न प्रकार की धातुओं के औजार थे। इन सभी चीज़ों से हमने उन समय के बारे में पता किया था, जिनका हजारों वर्ष पूर्व हमारे पूर्वज जो है उन चीज़ों का उपयोग कर रहे थे। यानी कि आदि मानव, जब से मानव की जो उत्पत्ति हुई है उन सभी चीज़ों की जानकारी हमें इन चीज़ों से मिलती है। पुरानी सामग्रियां हैं जो लिखे हुए उनके शिलालेख है, पत्थरों पर है, पत्तों के ऊपर है, ताम्रलिपियों के ऊपर है ना, ये सारी चीज़ें हमें उस मिली है। हजारों वर्ष पूर्व अनेक प्राचीन नगर थे, गांव नष्ट हो गए थे अथवा उनके मकान जो थे वो क्या हो गए थे, धरती के अंदर समा गए थे। जब शुरू में मानव आया था तब उनके पास कुछ भी नहीं था, है ना। फिर बाद में धीरे धीरे उनको सब ज्ञान प्राप्त होने लगा और उन्होंने मकान है, बस्तियां बसाना शुरू किया, उन्होंने घर बनाने शुरू किए। उनकी खुदाई में जो चीजें निकली जो उनके काम आती थी, यही इतिहास के स्रोत के रूप में मानी जाती है। यानी कि उन लोगों की खुदाई करने के पश्चात 1922 के अंदर जैसे खुदाई की थी उसमें सिंधु घाटी सभ्यता का उल्लेख भी मिला था। इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। अभी अपन थोड़ा सा पहले वाला जान लेते हैं। देखिए पुरातात्विक स्रोत, अभी स्रोतों में भी जैसे कि पुरातात्विक स्रोत भी है, साहित्यिक स्रोत भी है, उस समय के लोगों की जो वंशावली जो थी वो भी है। तो देखो पुरातात्विक स्रोत क्या आते हैं, वे पुरातात्विक स्रोत वे स्रोत होते हैं जो पुराने और पुरातत्ववेत्ताओं के द्वारा इकट्ठे किया जाते हैं। यानी कि पुराने लोगों या पुरातत्व ढूंढने वाले उन लोगों के द्वारा इकट्ठे किए गए थे। पत्थर या धातु पत्र पर जो उत्कीर्ण किए जाते थे उनको शिलालेख कहा जाता था। ये चीजें हैं। अब देखो प्राचीन काल में क्या क्या मिले थे, यानी कि पुरातात्विक स्रोत के अंदर क्या थे, प्राचीन काल के भवन जो थे, उस समय के स्मारक थे, किले थे, सिक्के थे और शिलालेख थे। ये सारी चीजें किसमें आती है, पुरातात्विक स्रोत के अंदर आती है। अब देखो पूछ लिया जाए कि भाई पुरातात्विक स्रोत की कौन कौन सी चीजें आती है, तो उसमें अपन बता सकते हैं कि जैसे कि पुरातात्विक स्रोत के अंदर आते हैं पत्थर या धातु पर भवन आते हैं, इसमें एक तो स्मारक आते हैं, किले आते हैं, सिक्के आते हैं उस समय के, शिलालेख, ये सारी जो चीजें हैं क्या कहलाते हैं, पुरातात्विक स्रोत कहलाते हैं। उसी प्रकार से आगे आता है अपने जैसे कि साहित्यिक स्रोत। अब आता है कि भाई साहित्यिक स्रोत क्या होता है। साहित्यिक स्रोत जो किसी भी भाषा में लिखित रूप में प्राप्त होते हैं, भले वो कोई सी भी भाषा हो सकती है, जो चीजें हमको लिखित रूप में मिल जाती है वो कहलाते हैं साहित्यिक स्रोत कहलाते हैं। देखो इसमें क्या क्या है, जैसे उस समय की कहानियां थी, कथाएं थी, किसी भाषा एवं इस लिपि के ग्रंथ थे। जैसे कि अपन इसके अंदर साहित्यिक स्रोत कौन कौन से होते हैं, कहानियां होती है, तो कथाएं होती है, ठीक है, और किसी भी भाषा के अंदर लिखा हुआ कोई भी ग्रंथ मिल जाता है, वो चीजें कहलाती थी उस समय साहित्यिक स्रोत में। ये साहित्यिक स्रोत कहलाता है। फिर आता है देखो वंशावली। वंशावली क्या होता है, जैसे कि वंश के बारे में लेखा जोखा रखने वाला। ये सब प्राचीन समय के अंदर था, अपन पुरानी चीज पढ़ रहे हैं पहले। जैसे कि भाषा है, लिपि है, विभिन्न कलाएं हैं, साहित्य, इतिहास, लेखन परंपरा जैसे मूल्य स्वभावों के साथ वंशावली लेखन की एक अनोखी परंपरा भी हमारे पूर्वजों के द्वारा विकसित की गई थी, जो इतिहास को जानने का एक सरल माध्यम है। देखो व्यक्ति की जन्म से लेकर के उसकी मृत्यु तक का जो लेखा जोखा होता है वो वंशावली लेखकों की बहियों में लिखा जाता था।
यानी कि व्यक्ति का जब से जन्म हुआ है उसने क्या क्या करा है, क्या नहीं करा है, या उसकी पीढ़ी आने वाली कौन सी थी, कितनी पीढ़ी के बाद उनकी मृत्यु हुई है, ये जितना भी लेखा जोखा था ये क्या करते थे, लेखकों के बहियों के अंदर, बही खातों के अंदर लिखा जाता था। उसमें भारत में वंशावली लेखकों के पास हर जाति का इतिहास सुरक्षित था। फिर देखो यहाँ पर विदेशी यात्रियों के वर्णन का भी आया है। अब आता है अपने पूरा ऐतिहासिक काल, इसके बारे में देख लीजिए आप। मनुष्य के जन्म से लेकर लिपि के विकास तक का काल जो है वो प्रागैतिहासिक काल या फिर पूरा ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि करोड़ों वर्ष पूर्व पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी और मनुष्य की उत्पत्ति लगभग 40 लाख वर्ष पहले मनुष्यों की उत्पत्ति हुई थी और कई करोड़ों वर्षों पहले इस धरती पर जीव जंतुओं की उत्पत्ति हो गई थी। यानी कि जलीय जीव है, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं, जैसे वनस्पति है, पेड़ पौधे हैं, इन सब की उत्पत्ति हो गई थी। उसके पश्चात लगभग आज से 40 लाख वर्ष पहले जो है मनुष्य की उत्पत्ति हुई थी। विश्व के देखो अनेक स्थानों पर जैसे कि मानव की खोपड़ियां हैं, उनकी हड्डियां हैं, ये सभी खुदाई करने पर प्राप्त हुए थे। आज से 10,000 पूर्व वर्ष का जो काल माना जाता है उसको प्रागैतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। देखो प्रागैतिहासिक काल के अंदर मानव क्या करता था, आदि मानव जो था उस समय वो क्या करता था, झुंड बना करके जंगलों के अंदर रहता था, वो शिकार करता था, शिकार के माध्यम से अपना भोजन प्राप्त करता था और उसी प्रकार से वो क्या करता, उस समय गुफाओं के अंदर रहता था। तो गुफाओं में रहने लगा और जंगली जानवरों से बचने के लिए वो ना गुफाओं के बाहर दरवाजे पे या गेट के ऊपर वो क्या करता था, आग जला के रखता था जिससे कि जंगली जानवर उनके पास में नहीं आ सकते थे। उसी प्रकार से धीरे धीरे इन्होंने पत्थरों से आग जलाता था, पत्थर के बर्तन एवं औजारों के उपयोग भी करना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे जब इनकी शुरुआत में आए थे सब उस समय किसी भी चीज का कोई ज्ञान नहीं था, परंतु धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त आता गया इन्होंने अपनी सावधानी अपने जो सुविधाओं के अनुसार इन्होंने सामग्री जुटाना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे आग जलाना सीखा, आग भी ये पत्थरों के माध्यम से जलाते थे। इसी प्रकार से इन्होंने पत्थरों के औजार बनाए, धीरे धीरे इन्होंने धातुओं के औजार भी बनाना सीख लिया था। पत्थरों के औजार का उपयोग करने के कारण इस काल को पुरापाषाण काल के नाम से भी जाना जाता था। देखो इस काल के अंदर आदि मानव जो था वो घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करता था, इधर उधर घूमता रहता था। एक स्थान से भोजन समाप्त हो जाता था तो वो क्या करता था, दूसरे स्थान पर चला जाता था। पिछले लेसन में भी अपन ने पढ़ा था कि उस समय का जो मानव था एक स्थान पर रहता, अगर या तो वो मौसम के हिसाब से चला जाता था या फिर जानवर क्या होते थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो भी अपने भोजन की तलाश में चले जाते। तो वो मानव जो था वो भी जानवरों के पीछे पीछे अपने भोजन के तलाश में किसी और जगह पर जाकर रहने लग जाता था। फिर बाद में देखिए वे पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े काटकर पतली धार वाले हथियार, आरी, चाकू बनाकर उनका प्रयोग करने लगे। बड़े टुकड़ों से कुल्हाड़ी, हथौड़ा, वसूला आदि बनाकर लकड़ी काटने का भी उपयोग वो करने लगे। धीरे धीरे इन्हीं पत्थरों के औजारों में लकड़ी का हत्था डालकर भी उन्होंने अच्छी तरह से उन औजारों का उपयोग करना भी उन लोगों ने सीख लिया था। फिर धीरे धीरे बढ़ते गए और स्थायी जीवन आरंभ हो गया था बाद में लोगों का। जैसे कि उन्होंने पहले तो वो घुमक्कड़ थे, बाद में धीरे धीरे उन्होंने क्या करा, स्थायी जीवन होने लग गया। जैसे जैसे मानव को अपने आसपास की वस्तुओं का ज्ञान होता गया वैसे वैसे उन्होंने अपनी जो सुविधाएं हैं, अपनी जो आवश्यकता की चीजें हैं, उन सभी सुविधाओं को जुटाना आरंभ कर दिया था। प्रारंभ में मानव को किसी भी चीज का कोई ज्ञान नहीं था, परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया उनको अब अपने आसपास की वस्तुओं की सभी जानकारी होने लगी और उनको आवश्यकता पड़ने लगी। इस प्रकार से वो अपनी सुविधा के अनुसार सामान जुटाने लग गए थे। प्रारंभ में देखिए मनुष्य को क्या था, कपड़े पहनने का ज्ञान भी नहीं था, वो नंगा घूमता था शुरुआत में जब आदि मानव आए थे तब ना। बाद में क्या हुआ, इन्होंने जैसे कि ठंड से, बारिश से और गर्मी से बचने के लिए इन्होंने जैसे कि पेड़ की छालें हैं या फिर पेड़ के बड़े बड़े पत्ते हैं उनसे अपने शरीर को ढकना शुरू कर दिया, यानी कि ठंड से अपना बचाव करने लग गए थे ये। बाद में वे जानवरों को पालना, पौधे उगाना, अन्न पैदा करना, खेती करना, ये सारी चीजें भी उन्होंने सीख लिया था, जिससे उनका जो घुमक्कड़ जीवन जो था यानी कि घूमता फिरता हुआ जीवन जो था वो क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। वो धीरे धीरे कृषि करके सीख गए थे। धीरे धीरे उन्होंने पशुओं को अपने झोपड़ियों के आसपास बुलाना सीख लिया था
और उससे क्या है कि फिर उनको पता लग गया, उनको पालना उन्होंने शुरू कर दिया था इसी प्रकार से। अब उन्होंने देखो धीरे धीरे वो क्या करते थे, अपने जहाँ वो रहने का स्थान बनाया, जहाँ पर वो खेती किया करते थे, उस समय पर वो क्या झोपड़ियाँ बना करके रहने लग गए थे। फिर झोपड़ियों के आसपास अपने जो पालतू जानवर जो होते थे, मवेशी होते थे, उनको बांध दिया करते थे और उन्होंने कुत्ते, बकरी, भेड़, गाय आदि जानवरों को पालतू बना लिया और अपने कार्य में सहयोग भी मिलने लगा। उनसे इन चीज़ों से अपना भोजन भी मिलता था, जैसे कि उनको दूध भी मिलता था, इन पशुओं से उनको मांस भी मिलता था ना। धीरे धीरे मानव ने धातु की खोज की। सबसे पहले तांबा, जस्ता, फिर शीशे का खोजा गया। कुछ स्थानों पर तांबे की कुल्हाड़ी मिलने से पता चला कि पत्थर के बाद मनुष्य ने सर्वप्रथम धातुओं की खोज की थी, जिसमें सर्वप्रथम जो खोज की थी वो तांबे की खोज की थी। यानी कि लोहा है, जस्ता है, शीशा है, ये सभी उनकी तो करी थी, पर सर्वप्रथम जिस धातु की खोज हुई थी वो कौन सा धातु थी? तांबा। तांबे की खोज सर्वप्रथम हुई थी। देखो स्थायी जीवन जीते हुए उन लोगों ने पेड़ के मोटे तने को लुढ़काते हुए उन्होंने क्या करा? पहिए का आविष्कार भी कर दिया था। पहिए का आविष्कार उन्होंने कैसे सीखा? पेड़ के मोटे तने को काट करके पहिया नुमा बना करके उसको लुढ़काना सीखा। लुढ़काने के पश्चात उनके जिससे गाड़ी बनाकर के उपयोग में करने लगे, यानी कि लकड़ी की गाड़ी जो है वो बना करके और पशुओं को उसमें जोतना उन्होंने प्रारंभ कर दिया था। पत्थर की चाक बना करके उन्होंने मिट्टी के बर्तन बनाने भी सीख लिए थे। गेहूं, जौ और कपास की खेती करना, झोपड़ी बनाकर रहना, जानवर पालना आदि कार्य सीख कर वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने लग गए थे। इसी प्रकार से धीरे धीरे क्या है कि ये समय निकलता गया और उन्होंने गांव बनाए, वो से गांव बसे, गांव बस्तियां बसी, फिर बस्तियों के पश्चात में उन्होंने बड़े बड़े गांव, छोटे मोटे गांव हुए, फिर बड़े गांवों का निर्माण किया उन्होंने। फिर धीरे धीरे इस प्रकार से बनते यानी कि बहुत सारे बड़े बड़े नगर बन गए थे, है ना। तो एक सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि सिंधु नगर जो है, इसमें हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो ये दो नगर थे जो सर्वप्रथम ये नगर बने थे। तो ठीक है, अब अपन सिंधु सभ्यता, सरस्वती सभ्यता के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और ये जितना आपने आज जो देखा है ये अपने का पहले का था, यानी कि पहले जो अपन ने पढ़ चुके हैं उस चीज़ को अपन ने दोहराया है और कल से अपना लेसन स्टार्ट करेंगे। और जैसे कि हड़प्पा की बारे में, यानी कि हड़प्पा का विकास किस प्रकार से हुआ था, हड़प्पा की क्या कहानी थी, उसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।